हेलो, नमस्ते। क्या हाल चाल है? स्वागत है आपका आज की इस कक्षा में। चलिए साहब, सबसे पहले तो अनअकैडमी का आज का डाउट फीचर जो वेबसाइट एप्लीकेशन दोनों पर अवेलेबल है। आप 3 सवाल पूछ सकते हैं एक साथ। आप अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। अपने सॉल्यूशन का रिव्यू रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जो आइकॉनिक सब्सक्राइबर है उनको मौका मिलता है वन टू लाइव मेंटरशिप का। अपने मेंटर के साथ प्री स्लॉट बुक करके अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में एग्जाम प्लानिंग स्ट्रेटेजी को डिस्कस। आप 3 सवाल पूछ सकते हैं एक साथ। आप अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। अपने सॉल्यूशन का रिव्यू रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जो आइकॉनिक सब्सक्राइबर है उनको मौका मिलता है वन टू लाइव मेंटरशिप का। अपने मेंटर के साथ प्री स्लॉट बुक करके अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में एग्जाम प्लान है। पिछली क्लास में हम आगे थे कहाँ तक? तो ऑस्मोसिस पढ़ लिया था और ऑस्मोटिक प्रेशर की हम बात कर रहे थे। नमस्ते सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया है भाई, दिलखुश। चलिए, तो कल वाली जनता इसमें है या भाग्य की जनता? सर आप बहुत बहुत अच्छे लगते हो। अच्छा, ये आज किस खुशी में लगाया जा रहा है भाई साहब मक्खन? चलिए, आ जाओ इधर। तो कल वाली जनता है या भागी रहे? बहुत बहुत धन्यवाद विश्वकर्मा जी। ये मेरे शरीर से बड़ा तो मेरा हाथ लग रहा है। ये ऐसा लग रहा है जैसे म्यूटेशन का शिकार हो गए सर चित्र में। पर हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, ठीक है ना? मतलब मैं छोटा लग रहा हूँ, हाथ बड़ा। अरे भाई दिव्यांश जी, ऐसे मत बोलो जानू बाबू। ये शब्द हमारे लिए उचित नहीं है ना? ये तो प्रभु श्री राम और कृष्ण के लिए ही सही है, ठीक है? ये शब्द हमारे लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। चलिए साहब, तो शुरू करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर पर हम आ गए थे, ऑस्मोसिस की हमने बात कर ली थी। आइए जरा बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ, ठीक है? तो पूरा कंसंट्रेशन चाहिए साहब। चलो शुरू हो जाओ। बीकर लिया, बीकर में हमने प्योर सॉल्वेंट ले लिया साहब। प्योर सॉल्वेंट का डिफ्यूजन प्रेशर मैक्सिमम होगा। इसमें हमने सॉल्यूट मिला दिया साहब। तो क्या बन गया साहब? तो सॉल्यूशन बन गया साहब। तो सॉल्यूशन का डिफ्यूजन प्रेशर कम होगा इसकी तुलना में साहब, प्योर सॉल्वेंट की तुलना में। और इसी को कहते हैं डिफ्यूजन। सॉल्यूशन में जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉल्यूट ऑन द सॉल्वेंट विच डिक्रीज द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। विलायक के अणु के द्वारा विलायक पर लगाया गया दाब 1 विलियन में जो विलियन के विसरण दाब में कमी लाता है तो वो कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, पराशरण दाब। और इसलिए मैंने कहा था ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है किसके कारण है? अगर हम कहें तो वो किसी कारण सॉल्यूट के कारण। लेकिन याद रखिए सॉल्यूट विद इन अ सॉल्यूशन। याद रखिए सॉल्यूट विद इन सॉल्यूशन मतलब फ्री सॉल्यूट का भी नहीं होता ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूशन में ही होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये भी एक चीज याद रखिए आप, ठीक है ना? और मैंने कहा था इसका हम ओपी मेजर कर सकते हैं, तो ओपी इक्वल टू एमआरटी या सीआरटी, ठीक है? फिर मैंने लास्ट में हम यहाँ आ गए थे कि साहब इस बीकर में रखे हुए सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर हम कैसे माने? यहाँ ऑस्मोसिस तो होने रहा, हम तो तब मानेंगे जब। तो फिर इसमें क्या कहें? इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर हाँ है, यस। बेटर टू से दिस सॉल्यूशन हैव ऑस्मोटिक पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल और केमिकल पोटेंशियल। इसमें क्या है? इसमें पोटेंशियल है। पोटेंशियल का मतलब होता है एबिलिटी टू डू द वर्क, कार्य करने की क्षमता। क्षमता यानी कि सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर की को पैदा करने की क्षमता है। वो पैदा भी हो रहा है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा। हम कब मानेंगे? जब मानेंगे जब जो है क्या नाम से इसमें ऑस्मोटिक इसके कारण ऑस्मोसिस हो जाए। तो हमने ये जानने के लिए क्या किया भाई साहब? तो हमने एक बीकर लिया साहब। हमने एक बीकर लिया और इस बीकर में हमने एक फनल लिया साहब, फनल। ठीक है? और इस फनल के मुंह पर हमने बांध दिया एसपीएम। क्या बांध दिया? एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है? और फिर हमने क्या किया? ये जो सॉल्यूशन था ना, ये जो सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन को इस फनल में खाली कर दिया साहब। और इसको हमने कह दिया साहब ए। तो ये फनल इतना भर गया भाई साहब, ठीक है? ये जो बाहर वाला बीकर है, इस बाहर वाले बीकर में देखो एक तरफ सॉल्यूशन होना चाहिए। कल मैंने समझा दिया था आपको अच्छे से कि एक तरफ सॉल्यूशन होना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ सॉल्यूशन आपने ले लिया इस फनल में, तो बाहर वाले में जो है आप प्योर सॉल्वेंट ले सकते हैं। एक तरफ सॉल्यूशन होना चाहिए, तो यहाँ सॉल्यूशन ले लिया, तो ये बाहर वाले बीकर में आप प्योर सॉल्वेंट ले सकते हैं। या फिर जो है क्या नाम से, अगर मान लीजिए ये बाहर सॉल्यूशन लिया तो ये जो बीकर में है ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो अगर ये हाइपरटोनिक है
तो सेल्फ अंडरस्टूड है कि इसके रिलेटिवली बाहर वाला कैसा हो गया, तो इसके रिलेटिवली बाहर वाला हाइपोटोनिक हो गया भाई साहब। तो आप चाहे तो प्योर सॉल्वेंट भी ले सकते हैं बाहर में, क्योंकि एक तरफ सॉल्यूशन होना चाहिए, ऑस्मोसिस को डेमोंस्ट्रेशन करने के लिए एक तरफ सॉल्यूशन होना चाहिए, और इस बाहर वाले को बोल दिया हमने बी। ठीक है, अब अगर हमने ऐसा किया तो मुझे बताइए कि क्या यहाँ कोई मूवमेंट आपको होता हुआ दिखाई देगा, कि क्या यहाँ कोई मूवमेंट आपको होता हुआ दिखाई देगा, किधर से किधर, B2A किसका, सोल्यूट का सॉल्वेंट का सॉल्यूशन का, किसका, सोल्यूट का सॉल्वेंट का सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का। पहली बात, अगर ऐसा हो रहा है तो जैसे मान लीजिए यहाँ तक इसमें ये भरा हुआ था, तो इसका लेवल राइज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए पहले से ज्यादा, तो इसका लेवल राइज होगा, तो ये इतना हो गया। ठीक है, अब मुझे बताइए कि ये जो मूवमेंट हो रहा है B2A, क्या ये ऑस्मोसिस है, क्या ये ऑस्मोसिस है? यस, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम अ लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टुवर्ड द हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन व्हेन द टू आर सेपरेटेड बाय सेमी सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। विलायक अणुओं की गति अल्पपराशरी विलयन से अतिपराशरी विलयन की ओर। वो जो फंडा मैंने सिखाया कि सॉल्वेंट हमेशा सॉल्यूट के पीछे भागता है, बोलो भाग रहा है कि नहीं भाग रहा, क्योंकि यहाँ सॉल्यूट ज्यादा है, तो सॉल्वेंट सॉल्यूट के पीछे भाग रहा है भाई साहब, है ना। ये यूं कहे कि सॉल्यूट सॉल्वेंट को अपने पीछे भगा रहा है, बेटर टू से। ठीक है, वो ये रहा एक्चुअल में कि इस सॉल्यूशन ए में जो सॉल्यूट है दो काम कर रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात। सॉल्यूशन ए में जो सॉल्यूट है वो है दो काम कर रहा है। दो काम क्या कर रहा है, एक तो देखो यहाँ इसने सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को अगर पकड़ कर रखा है, यहाँ सॉल्यूशन ए में जो सॉल्यूट है इसने सॉल्वेंट के पूरा भेजा यहाँ चाहिए कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन ए में जो सॉल्यूट है इसने एक तो ए सॉल्यूशन के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पकड़ कर रखा है, इसको बाहर नहीं जाने दे रहा, और दूसरा काम क्या कर रहा है, बाहर वाला जो सॉल्यूशन है बी, उससे ये सॉल्वेंट को खींच रहा है, खींच रहा है वो भी एक प्रेशर के साथ, और इसी प्रेशर को कहते हैं सब ऑस्मोटिक प्रेशर। The pressure responsible for the osmosis is called as osmotic pressure। परासरण के लिए उत्तरदायी दाब, परासरण दाब, ये इसको एक ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, पहले अंग्रेजी में फिर हिंदी में। कंसंट्रेट कीजिए कि द प्रेशर डेवलप्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन which is responsible for the osmosis of solvent from the hypertonic solution when the two are separated by semi-selective permeable membrane is called as the osmotic pressure। विलयन में निर्मित दाब जो अल्प पराशरी विलयन से अति पराशरी विलयन की ओर विलायक की परासरण के लिए उत्तरदायी है, जब दोनों को अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक किया गया हो, कहलाता है परासरण दाब। एकदम सरल भाषा में द प्रेशर रिस्पांसिबल फॉर द ऑस्मोसिस, यही तो है ऑस्मोसिस। इसका मतलब इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर है, और इस ऑस्मोटिक प्रेशर का यहाँ हमको ऑस्मोसिस होता हुआ दिखा, बोलो या सुनो। अब ध्यान से सुनना, ये कि सॉल्यूशन ए में जो सोल्यूट है वो क्या कर रहा है, वो एक प्रेशर के साथ सॉल्वेंट को खींच रहा है अपनी तरफ, बी से ए। तो ये प्रेशर कितना, ये प्रेशर कितना, कितने प्रेशर से, यानी इस फनल में जो सॉल्यूशन है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना, कितने प्रेशर से सॉल्वेंट को खींचा जा रहा है बी से ए की तरफ, ये जानने के लिए हमने क्या किया, इसमें एक पिस्टन लगाया और पिस्टन की हेल्प से लगाया प्रेशर। कितना प्रेशर, इतना जिसके लगाने पर ये जो ऑस्मोसिस हो रहा था यह रुक गया। तो दिस प्रेशर अप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड ऑन दिस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। पहले इसका लॉजिक समझिए कि साहब इतना प्रेशर जिसके लगाने पर ऑस्मोसिस रुक गया, तो ये जो बाहर से आपने प्रेशर लगाया है दिस प्रेशर इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। कैसे साहब, इस पेन को मैं पकड़ के खींच रहा हूँ, जैसे सॉल्यूशन है में जो सोल्यूट है वो सॉल्वेंट को खींच रहा है। अब मैं अगर इसको खींच रहा हूँ, आपको लग रहा है नहीं खींचता है, तो अपने आप ही आपकी तरफ से चला जा रहा है, तो आप क्या करें, इस पेन को यहाँ से पकड़ लें। अब आपने यहाँ से पकड़ लिया साहब, तो अगर मैं इसको प्रेशर से खींच रहा हूँ तो आपको प्रेशर महसूस होगा, बोलो या सुन। ठीक, दूसरी बात, अगर मैंने इसको जितने प्रेशर से खींचा और आपने भी इतना ही प्रेशर यहाँ लगाया, जितना प्रेशर मैं लगा रहा हूँ उतना ही आप लगा रहे हैं, तो बोलो इसका नेट मूवमेंट जीरो हो जाएगा। इसका मतलब मेरे द्वारा लगाया गया प्रेशर आपके द्वारा लगाया गया प्रेशर इक्वल है। बस हमने यही किया कि भाई इस सॉल्यूशन में कितना ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हमने लगाया प्रेशर बाहर से इतना जिसके लगाने पर ऑस्मोसिस रुक गया, तो दिस प्रेशर अप्लाइड आउटसाइड फ्रॉम आउटसाइड इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एक डेफिनेशन ये है ऑस्मोटिक प्रेशर की, पहले अंग्रेजी में फिर हिंदी में। एक डेफिनेशन क्या है कि द प्रेशर अप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड ऑन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन व्हिच स्टॉप द ऑस्मोसिस ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन व्हेन टू आर सेपरेटेड बाय सेमी सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन इज इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। पराशरी विलयन पर बाहर से लगाया गया दाब जो अल्प पराशरी विलयन से अति पराशरी विलयन की ओर होने वाली परासरण गति को रोक दे, जब दोनों को पृथक किया गया पारगम्य चयनात्मक पारगम्य झिल्ली से, बराबर होता है अति पराशरी विलयन के परासरण दाब के। ठीक है, तो ये भी एक परिभाषा है भाई साहब, ये भी एक डेफिनेशन है साहब। ठीक है, अब साहब इस प्रेशर को आप कैसे मेजर करोगे, जो आपने बाहर से लगाया, तो एच रोजी, एच रोजी होता है फिजिक्स के ऊपर लगाते हो, यहाँ पिस्टन लगाया था हमने और पिस्टन से प्रेशर लगाया था, तो वो कितना, तो एच रोजी, तो वो जो प्रेशर लगाया जिससे उसमें रुक गया, तो वो दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब साहब इतना प्रेशर लगाया, ऑस्मोसिस बंद हो गया। अब हमने क्या किया, इस पर और प्रेशर लगाया, और ज्यादा प्रेशर लगाया, तो अब अगर हमने इस पर और ज्यादा प्रेशर लगाया तो नाउ द प्रेशर विल बी मोर देन ओपी, बोलो यस और। अब प्रेशर ओपी से ज्यादा होगा कि नहीं होगा, बताइए अब क्या कोई मूवमेंट होगा, किधर से किधर, किधर से किधर, ए टू बी, किसका, सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन, सॉल्वेंट का, क्योंकि एसपीएम है साहब, और इसी को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस।
आर ओ घर में लगा होगा आर ओ, हेमा मालिनी जी बेचती हैं आर ओ, सचिन तेंदुलकर बेचते हैं आर ओ, और घर में लगा लो आर ओ, ठीक है ना। तो जो घर में आर ओ लगा रहता है वाटर फिल्ट्रेशन टेक्निक, तो उसका जो प्रिंसिपल है वो यही है भाई साहब, उस मशीन में यही होता है। पहली बात तो जो है रेखा जी क्या बेचती है, रेखा जी को मैंने कुछ बेचते हुए नहीं देखा भाई साहब। रश्मिका जी तो पता नहीं क्या क्या बेच रही है। बताने में भी शर्म आ रही है रश्मिका जी क्या बेच रही है। अरे वाह, अच्छा मैं पहले नहीं जानता था। बताओ, अच्छा मैं पहले नहीं जानता था। बताओ, मैं ये जब ये मूवी है ना पुष्पा, उसके पहले नहीं जानता था मैं, तो वो विज्ञापन आता था। मैंने वो विज्ञापन देखा तो मुझे नहीं पता था कि ये कौन है, मैं नहीं जानता था। वो मूवी देखी उसके बाद पता चला कि ये तो ये भी बेच रहे हैं। ठीक है, सीरियसली मुझे नहीं पता था। और आई थिंक रेखा जी कुछ नहीं बेचती। दो एंड्स हैं ये। चलिए खैर, आ जाओ उधर, आ जाओ उधर। तो नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सब सही है, वो भी सही है, वो भी सही है। ये तो पैसा कमाना है उनको, तो ठीक है, उसमें क्या है। चलिए, खुशी नहीं, मुझे हंसी आ रही है, उन्होंने कहा हेमा मालिनी जो भेजती, रेखा जी ने भेज दी, वो रश्मिका जी क्या भेजती, इसमें हंसी आ रही है मेरे को। ठीक है, चलिए आ जाइए इधर। तो जो है क्या नाम से, छोड़ो उसको। क्या बेचती, इसको भी हंसी आ रही है, अब नवीन को, इसको पता नहीं था क्या बेचती। चलिए आ जाइए इधर। तो और वो भी पुरुष हो गए। चलो आ जाओ इधर। तो भाई साहब, अब बस बहुत हो गया। तो जो है, पहली बात तो रिवर्स ऑस्मोसिस की जो घटना है वो कभी भी नेचुरली नहीं हो सकती। ये तभी हो सकती है जब आप प्रेशर लगाए फ्रॉम आउटसाइड मोर देन द ओपी। ये जो घर में जो आर होता है उसमें यही होता है भाई साहब, उसमें बाहर से प्रेशर लगता है, उसमें पानी जब जाता है तो उसमें मेजर होता है ओपी, और फिर बाहर से। तो एक तो ये एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, कई बार मैंने डिस्कस किया है, आता है, उसमें आंसर गलत दिया हुआ है। ये कभी भी पैसिव प्रोसेस नहीं हो सकता। रिवर्स ऑस्मोसिस जो है ये कभी भी पैसिव प्रोसेस नहीं हो सकता भाई साहब। कैसे हो सकता है पैसिव प्रोसेस? ये तो तभी होगा ना जब आप लगाएंगे बाहर से प्रेशर, और वो प्रेशर होगा मोर देन ओपी। तो ऑब्वियस सी बात है, मोर देन किसी भी सॉल्यूशन में मैक्सिमम प्रेशर प्रेशर ओपी हो सकता है भाई साहब। वो तो आप लगाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि मोर देन ओपी होगा, तभी वो आप ही लगा सकते हो। नेचुरली किसी भी सॉल्यूशन में मैक्सिमम प्रेशर तो ओपी होगा ना, तो हो सकता है भाई साहब। वो तो आप लगाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि मोर देन ओपी होगा, तभी वो आप ही लगा सकते हो। नेचुरली किसी भी सॉल्यूशन में मैक्सिमम प्रेशर तो ओपी होगा ना, तो कभी भी पैसिव प्रोसेस नहीं होता। बाकी उसमें ऑप्शन है, ये वाटर फिल्ट्रेशन टेक्निक का आधार है, और ये रिवर्स ऑस्मोसिस का आधार है, ऐसे करके ये एक्टिव प्रोसेस, ये पैसिव प्रोसेस है। तो उसमें जो ऑप्शन पूछा गलत कौन सा है, तो गलत ये साहब, ये पैसिव प्रोसेस है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो पूरा अरेंजमेंट होता है बच्चों, इसी को कहते हैं साहब ऑस्मोमीटर, इसी को कहते हैं ऑस्मोमीटर। ये पूरा जो अरेंजमेंट है, इस ऑस्मोमीटर का सिग्निफिकेंस क्या है, तो इससे आप किसी अननोन सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर कर सकते हैं। अननोन सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक, जैसे ये था, ये अननोन सॉल्यूशन तो था, तो हमने इसका ओपी मेजर किया कि नहीं किया, हमने इसको फनल में डाला और प्रेशर लगाया, कितना जिसके लगाने पर ऑस्मोसिस रुक गया, वो एक रोजी से हमने मेजर कर लिया, तो इसको कहते हैं ऑस्मोमीटर। ये जो ऑस्मोमीटर है, ये ओपी मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है साहब। ठीक है, तो ये तो ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस तो समझ में आ गया होगा भाई साहब। वो सुबह एक भाई साहब आए थे, आए हैं क्या अभी क्लास में, साहब सोल्यूट के कारण होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, कौन थे वो सुबह? मैं कहा शाम को बिलो क्लास में आया है क्या अभी, वो क्या नाम था उसका? चलो खैर, आए हैं तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, समझ में आ गया होगा आपको, समझ में आ गया। तो जल्दी से ऑस्मोटिक प्रेशर की एप्लीकेशन की बात करते हैं साहब, ठीक है ना। तो जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर की एप्लीकेशन की बात करते हैं साहब, तो देखिए अलग अलग प्लांट्स होते हैं इकोलॉजिकली, उस पर मैं जाऊँ उसके पहले, एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स और एक होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो बताइए इनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है या अलग अलग? सेम होता है या अलग अलग? अलग अलग। किसका ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का या नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स? तो इलेक्ट्रोलाइट्स का ज्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स का आयनाइजेशन हो जाता है। ऐसा सवाल मिल जाएगा आपको, 0.25 m NaCl ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए क्या सही है, दोनों का ओपी बराबर है, NaCl का कम है, ग्लूकोज का ज्यादा है, ग्लूकोज का कम है, NaCl का ज्यादा है, तो इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा जो है NaCl का ज्यादा होगा, क्योंकि उसका आयनाइजेशन हो जाएगा। वो जो कल भाई साहब कह रहे थे ICRT, अब लगाओ ICRT भाई साहब, या MRT, IMRT, अब लगाओ आई, एंड दिस आई इज द आयनाइजेशन कांस्टेंट। कल कोई जोड़ रहा था ना, मैंने कहा रुको यार, बाद में लगाना, आई मत लगाओ अभी, ठीक है ना। तो ये आई जो लगाते हैं, आई इज द आयनाइजेशन कांस्टेंट, और ये किस पर एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का जो ओपी होता है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। प्लांट अलग अलग तरह के ओपी होता है, वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। प्लांट अलग अलग तरह के इकोलॉजिकली, हेलोफाइट, जीरोफाइट, मीजोफाइट, हाइड्रोफाइट्स। तो इनमें हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होता है सर? तो हाईएस्ट होता है हेलोफाइट्स का, उससे कम होता है जीरोफाइट्स का, और सबसे कम होता है हाइड्रोफाइट्स का। तो जो है क्यों, क्योंकि सलाइन कंडीशन में होते हैं, आप जानते हैं हेलोफाइट्स का मतलब मार्च स्टेज में, और वहां बाहर सराउंडिंग में सोल्यूट ज्यादा होता है, तो वो अपना इंटरनल ओपी बाहर से ज्यादा बनाए रखते हैं, इसलिए हाईएस्ट एक प्लांट है एट्रिप्लेक्स कॉन्फर्टिफोलिया, उसका हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर होता है सर। प्लांट में अलग अलग पार्ट्स में भी ऑस्मोटिक प्रेशर अलग अलग होता है, इवन एक ही प्लांट पार्ट में अलग अलग समय पर ऑस्मोटिक प्रेशर अलग अलग होता है। जैसे हम बात करें लीव्स में, तो लीव्स में मेजोफिल सेल्स होती है, तो मेजोफिल सेल्स का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है दिन और रात के समय, वह सेम या अलग अलग?
तो वो अलग अलग होता है। तो बताएंगे कब ज्यादा होता है, दिन के समय ज्यादा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर या रात के समय ज्यादा होता है? दिन के समय ज्यादा होता है। दिन के समय ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है लीव सेल्स में, मेसोफिल सेल्स में। क्यों? तो इसके पीछे दो तर्क दिए जाते हैं। हाँ, ये दोनों आ गया, आदित्य ने ट्रांसपायरेशन कह दिया, शिवानी ने फोटोसिंथेसिस कह दिया। भाई देखिए, आप ट्रांसपायरेशन वाला लॉजिक लगाए तो भाई दिन में ट्रांसपायरेशन चल रहा है, वेपरेशन चल रहा है, तो पानी कम हो रहा है, सोलवेंट कम हो रहा है, सोलवेंट कम हो रहा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। फिर दूसरा लॉजिक ये लगाते हैं कि फोटोसिंथेसिस चल रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है तो सोल्यूट की तरह काम कर रहा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। अब इन दोनों में एक चुनना पड़े भाई, मिनरल मतलब अभी रुक जा, इन दोनों में एक चुनना पड़े तो कौन सा ज्यादा सही कारण माने? कि आप दिन के समय लीव्स का ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होता है क्योंकि ट्रांसपायरेशन होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, तो एक चुनना पड़े तो किसको ज्यादा सही माने? तो जिन्होंने भी कहा ट्रांसपायरेशन आप वोट है, और इसलिए मैंने कहा था कि सही तो दोनों ही है। मैंने कल कहा था कि ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं भेजे में सबसे पहले क्या आना चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं भेजे में आना चाहिए पहले सोल्यूट। क्या आना चाहिए? सोल्यूट। अभी भी गलती कर रहे हो, फिर आगे भी मैं आपको टोकता रहूंगा। फिर मैं कह रहा हूँ कि भाई भेजे में रखो, ओपी कहते हैं भेजे में आना चाहिए सोल्यूट, ठीक है ना? तो पहले सोल्यूट पर जाइए, और वो सोल्यूट किसके कारण क्रिएट हो रहा है? फोटोसिंथेसिस के कारण, ठीक है? तो ये ज्यादा सही है। फिर सेकंड नंबर पे सोल्वेंट पे जाइए। तो दोनों ही सही है वैसे, ट्रांसपायरेशन वाला भी लॉजिक सही है, फोटोसिंथेसिस वाला भी सही है, लेकिन एक अगर मैं चुनना पड़े तो फिर आप फोटोसिंथेसिस पर जाइए, ठीक है ना? अलग अलग प्लांट पार्ट का अलग अलग होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर मैं लीव्स की और रूट्स की बात करूं, लीव्स की सेल, रूट्स की सेल, तो इनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, अलग 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 होता है। बताइए कहाँ ज्यादा होता है, लीव्स का ज्यादा होता है या रूट्स का ज्यादा होता है? एक रूट आ रहा है, एक लीफ आ रहा है, एक रूट आ रहा है, एक लीफ आ रहा है। चलो इस सवाल को समझने के लिए दूसरा सवाल पूछते हैं, ठीक है? इस सवाल को आसान करने के लिए दूसरा सवाल पूछते हैं। एक फैक्ट्री है जो चॉकलेट बनाती है भाई साहब, ठीक है? तो जो चॉकलेट बनाने वाली फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री जो चॉकलेट प्रोड्यूस हो रहा है, उस चॉकलेट की मात्रा, फैक्ट्री का गोदाम, एक ही बात है, फैक्ट्री का गोदाम और एक मार्केट। तो मुझे बताइए कि चॉकलेट की मात्रा कहाँ ज्यादा होती होगी, फैक्ट्री में या बाहर मार्केट में? तो जिनको भी लगता है फैक्ट्री, आप वोट है। जस्ट थिंक, फैक्ट्री में तो चॉकलेट घने सारे हैं, फैक्ट्री के गोदाम भरे पड़े हैं, है ना? और मार्केट में चॉकलेट की कमी है। इसका मतलब है, इसका मतलब ये है भाई साहब कि चॉकलेट बिक नहीं रही है। और अगर चॉकलेट बिक नहीं रही है ना, तो फैक्ट्री भी कब तक चलेगी, है ना? फिर तो बंद हो जाएगी ना। फैक्ट्री तो तब तक ही चलेगी, ये समझ लो आप कंसेप्ट, ये काम आएगा घना, घना ही काम आता है ये। फैक्ट्री तो तब तक ही चलेगी जब तक फैक्ट्री में कम और मार्केट में ज्यादा। जिस दिन मार्केट में कम और फैक्ट्री में ज्यादा, उस दिन फैक्ट्री बंद हो जाएगी। इसे बोलते हैं फीडबैक इनिबिशन, प्रोडक्ट इनिबिशन। और यहाँ ये फैक्ट्री है ना, ये तो सोर्स है। क्या है? सोर्स, स्रोत, सोर्स। और मार्केट जो है वो क्या है? तो वो सिंक है। मार्केट क्या है? वो सिंक है, कुंड है, जो ग्रहण करने का काम करता है, जो लेने का काम करता है। और सोर्स पे हमेशा कम रहेगा कंसंट्रेशन, ये याद रखना। कोई भी प्रोसेस तब तक ही चलता रहेगा जब तक सोर्स पे कम और सिंक पर ज्यादा हो रिलेटिवली, ठीक है? तो चॉकलेट की फैक्ट्री समझ में आ गई, और ये कई जगह काम आने वाली है भाई साहब, ठीक। चलो, तो मैं सवाल को आसान बना देता हूँ। पहले तो मुझे बताइए कि जो फूड होता है, फूड, उसकी मात्रा लीफ और रूट में समान या अलग अलग? फूड की जो मात्रा है प्लांट में, लीफ और रूट में समान या अलग अलग? अलग अलग। तो फूड कहाँ ज्यादा होता होगा, लीफ में या रूट में? रूट्स में। कोमल, अभी भी चॉकलेट की फैक्ट्री बताइए तुमको, और फिर भी तुम लीफ कर रहे हो। कोमल, नेहा, क्या कर रहे हो तुम? चॉकलेट की फैक्ट्री समझ में नहीं आई क्या? हाँ? फूड की मात्रा कहाँ ज्यादा, लीफ में या रूट में? रूट्स में। अब मैं मूल सवाल पे आता हूँ। मूल सवाल क्या था मेरा? कि ऑस्मोटिक प्रेशर लीव्स और रूट्स का अलग, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ ज्यादा, लीव्स में या रूट्स में? तो जिन्होंने भी कहा रूट, आपका जवाब गलत है, लीव्स में। अब बताओ क्यों? कि फूड तो रूट में ज्यादा है, आप कह रहे हो ऑस्मोटिक प्रेशर लीव्स में ज्यादा है? क्यों? अखिलेश जी, नेता प्रतिपक्ष, बिल्कुल सही जवाब दिया। क्योंकि रूट्स में फूड का स्टोरेज होता है स्टार्च के रूप में, और आपको पढ़ाया मैंने बायोमोलिक्यूल चैप्टर सब लोगों को। एंड स्टार्च इज ऑस्मोटिकली इनएक्टिव। फूड का स्टोरेज स्टार्च के रूप में क्यों होता है? क्योंकि स्टार्च इज इनसोल्युबल इन वाटर। जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं ना, वो सब इनसोल्युबल इन वाटर होते हैं, याद करो, एक इनोलिन को छोड़ करके, एक काइटिन और ये सब, ठीक है ना? स्टार्च इज इनसोल्युबल इन वाटर। और जो इनसोल्युबल इन वाटर होगा, जो सोल्यूट की तरह बिहेव नहीं करेगा, सोलवेंट को पकड़ेगा पकड़ेगा, झगड़ेगा नहीं, तो भाई साहब वो सोल्यूशन भी नहीं बनाएगा। और जो सोल्यूशन नहीं बनाएगा तो वो सोल्यूट भी नहीं है, तो वो सोल्यूट भी नहीं है, तो फिर उसके कारण कोई ऑस्मोटिक प्रेशर भी नहीं होगा। आई बात समझ में?
और ये एक कारण है कि फूड का स्टोरेज स्टार्च के रूप में होता है, क्योंकि स्टार्च इज ऑस्मोटिकली इनएक्टिव। ये काम आएगा फूड ट्रांसपोर्ट पड़ेगा तो वहां ये ठंडा काम होने वाला है बहुत भयंकर तरीके से, अभी इतना भेज रखिए। तो रूट्स में जो फूड होता है वो स्टोर फॉर्म में होता है, स्टार्च के रूप में होता है, एंड स्टार्च इज ऑस्मोटिकली इनएक्टिव, इसलिए यहाँ रूट सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। लीव्स का ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा, क्यों? क्योंकि लीव्स में जो है फूड होता है ग्लूकोज सुक्रोज के रूप में, एंड दे आर ऑस्मोटिकली एक्टिव, और इसलिए लीव्स का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द रूट्स। ठीक, रही बात इस ऑस्मोटिक प्रेशर का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस क्या है, तो प्लांट सेल में इस ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण क्रिएट होता है टारगेट प्रेशर। तो आपको ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में नहीं आया, पहले बताओ। देखो अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे की सारी चीजें आसान हो जाएंगी। इस पूरे चैप्टर में क्या बोला आपको, एक तो ऑस्मोटिक प्रेशर और एक वाटर पोटेंशियल, दो ही चीजें समझने की। ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया ना, कुछ भी समझ में नहीं आया तो इतना तो पता है कि ऑस्मोसिस के लिए जिम्मेदार प्रेशर, और ऑस्मोसिस हमेशा किधर से किधर होगा, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक, बीच में एसपीएम होगी बस। ठीक है, इस ऑस्मोटिक प्रेशर कारण सेल में क्रिएट होता है साहब एक धांसू प्रेशर, जिसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर। तो अब हम बात करेंगे टर्गर प्रेशर की, या हिंदी में कहते हैं इसको स्फीति दाब। आ जाओ जरा। हमने एक बीकर लिया, बीकर में हमने ले लिया प्योर सॉल्वेंट, या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसको ए कह दिया, और इसमें हमने रख दिया प्लांट सेल। क्या रख दी? प्लांट सेल। बताइए जरा, इसको हमने कह दिया बी। शुरू हो जाओ भाई साहब, अब शुरू हो जाओ भाई साहब। अब मान लो यार आपने कह दिया बाहर वाला हाइपोटोनिक, तो सेल्फ अंडरस्टूड है इस प्लांट सेल में जो है वो कैसा हो गया, तो इसके रिलेटिवली हाइपोटोनिक हो गया कि नहीं हो गया? सेल्फ अंडरस्टूड है। इसलिए मैंने कहा या तो एक तरफ सॉल्यूशन ले लो, दूसरी तरफ आप सॉल्वेंट भी ले सकते हो। चलो, क्या यहाँ कोई मूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा? जल्दी बोलो, क्या यहाँ कोई मूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा? किधर से किधर? जल्दी जल्दी बोलते जाओ। ए टू बी, किसका? सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन। ये क्या हो रहा है? क्या कहेंगे इसको? क्या कहेंगे इसको? एंडोस्मोसिस। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसके लिए जिम्मेदार है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, अब अगर ऐसा हो रहा है तो बोलो सेल का सेप कंटेंट साइटोप्लाज्म कंटेंट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? सेप कंटेंट साइटोप्लाज्म कंटेंट बढ़ रहा है, तो ये सेप अप्लाई करेगा प्रेशर किस पर? सेल वॉल पर। और साहब इस प्रेशर को ही कहते हैं टारगेट प्रेशर। द प्रेशर अप्लाइड बाय सेल सेप ऑन द सेल वॉल व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कोशिका रस व कोशिका द्रव्य द्वारा कोशिका भित्ति पर लगाया गया दाब जब कोशिका को अल्पपाश रीजन में रखते हैं, कहलाता है साहब टारगेट प्रेशर। नाउ तो भाई साहब इस टारगेट प्रेशर को काउंटरएक्ट करता है कौन? वॉल प्रेशर। तो सेप जब प्रेशर सेल वॉल पर लगाता है तो सेल वॉल भी एक प्रेशर लगाती है, व्हिच इज एक्जेक्टली इक्वल एंड अपोजिट टू द टारगेट प्रेशर, एंड दिस प्रेशर अप्लाइड बाय द सेल वॉल ऑन द सेल सेप इज कॉल्ड एज वॉल प्रेशर या भित्ति दाब। इसको कहते हैं साहब वॉल प्रेशर। और यह जो वॉल प्रेशर होता है तो कोशिका भित्ति के द्वारा कोशिका रस पर लगाया गया था, एक्जेक्टली इक्वल एंड अपोजिट टू टारगेट प्रेशर, बिल्कुल टारगेट प्रेशर के इक्वल एंड अपोजिट होता है सर, जिसको काउंटर बैलेंस कर रहा होता है। तो पहली बात तो जो मैंने कहा कि इस टारगेट प्रेशर के लिए कौन जिम्मेदार है, तो टारगेट प्रेशर के लिए जिम्मेदार है ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी इस सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण टारगेट प्रेशर आया, और टारगेट प्रेशर एक्चुअल में होल्ला किसकी वजह से रहा है, तो टारगेट प्रेशर लग रहा है सेल सेप के कारण। और टारगेट प्रेशर एक्चुअल में होल्ला किसकी वजह से रहा है, तो टारगेट प्रेशर लग रहा है सेल सेप के कारण। और किस पे लग रहा है? सेल वॉल पे लग रहा है। टारगेट प्रेशर सेल का सेप कंटेंट बढ़ रहा है, सेल का सेप कंटेंट बढ़ रहा है तो सेल की साइज बढ़ रही है, और फिर सेल की ग्रोथ के लिए, सेल इलोंगेशन के लिए जिम्मेदार है टारगेट प्रेशर। ये प्रश्न आता है कि सेल इलोंगेशन के लिए कौन सा प्रेशर जिम्मेदार है, तो सेल इलोंगेशन के लिए जिम्मेदार है टारगेट प्रेशर। लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं भाई साहब, और वो ये है, टारगेट प्रेशर समझ में आया ना क्या है टारगेट प्रेशर? सेल वॉल कैसी होती है? इलास्टिक नॉन इलास्टिक। सेल वॉल कैसी होती है? इलास्टिक नॉन इलास्टिक। नॉन इलास्टिक। तो अगर सेल वॉल नॉन इलास्टिक है तो अगर मान लो टारगेट प्रेशर बढ़ेगा तो सेल का साइज कैसे बढ़ जाएगा भाई साहब? जैसे कमरे की दीवार नॉन इलास्टिक है, अब इसको अगर मैं धक्का लगाऊंगा तो कमरे का साइज थोड़ी बढ़ जाएगा यार। वैसे सेल वाला अगर नॉन इलास्टिक है तो सेल टारगेट प्रेशर बढ़ने सेल का साइज कैसे बढ़ जाएगा? लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि सेल इलोंगेशन के लिए जिम्मेदार होता है टारगेट प्रेशर। तो कुछ मिस हो रहा है आपसे, जल्दी बताओ वो क्या मिस हो रहा है? शाबाश दिव्यांशी। प्राइमरी सेल वॉल इलास्टिक होती है साहब, प्राइमरी सेल वॉल इलास्टिक होती है। मैंने बताया था, हर बार बताई ये चीजें, एनाटॉमी, सेल बायोलॉजी, सब जगह बताई, ग्रोथ, हर जगह चीज बताई है कि भैया ये याद रखना ब्रह्मास्त्र है कि सेल का इलोंगेशन तब तक ही होता है जब तक उसमें प्राइमरी सेल वॉल हो। सेल का साइज तब तक ही बढ़ता है साहब जब तक उसमें प्राइमरी सेल वॉल हो, और प्राइमरी सेल वॉल इलास्टिक होती है। तो ये भी फैक्ट है कि साहब प्राइमरी सेल वॉल इलास्टिक है, तो बेसिक बात है टारगेट प्रेशर साइज बढ़ेगा। लेकिन फिर हम ये भूल जाते हैं कि कैसे बढ़ जाएगा, मान लो इलास्टिक है तब भी कैसे बढ़ जाएगा? इस टारगेट प्रेशर के एक्जेक्टली इक्वल एंड अपोजिट वॉल प्रेशर लग रहा है, एक्जेक्टली इक्वल एंड अपोजिट वॉल प्रेशर लग रहा है, तो साइज कैसे बढ़ जाएगा भाई साहब? टीपी एंड डब्ल्यूपी अगर दोनों बराबर हैं तो साइज कैसे बढ़ जाएगा? प्रकाश डाले, तेरा नाम भी बता दे, दुष्ट किंग मेकर हो रखा है तू, नालायक है। यहाँ आगे बता,
रेज हैंड में कि कैसे, मतलब कैसे। सर छोड़ दो, क्या छोड़ दो, क्या पकड़ लिया मैंने, छोड़ दो भाई, इतना गंदा नाम है क्या तेरा? हाँ आ जाना यार, रेज हैंड में बता दे, तेरा जवाब सही है। ये भक्त है मेरा, ये किंग मेकर जब से आया तब से इतना बड़ा भक्त बन गया, ये पूछो मत। मेरा सवाल ये था कि अगर सेल वॉल इलास्टिक है तो भी सेल की साइज कैसे बढ़ेगी? टीपी डब्ल्यूपी दोनों इक्वल अपोजिट हैं, तो सेल वॉल इलास्टिक होने से भी साइज कैसे बढ़ सकती है? क्योंकि जितना टीपी लग रहा है उतना डब्ल्यूपी लग रहा हेलो सर। है। चल टीपी तेरा नाम बता। सर, टीपी और ओपी एक ही डायरेक्शन में लग रहा है सर। तेरा नाम बता पहले, नाम। नाम मेरा न्यूटन है सर। न्यूटन बताओ। ये किंग मेकर कम था जो न्यूटन बता दिया तेरे। अगली बार पूछूंगा तो डार्विन। गजब टोपीबाज आदमी हो यार। चलो भाई साहब, हमने काम नहीं पूछूंगा आपसे, ठीक है। सर हाँ बता। सर, टीपी और ओपी एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, जबकि ओपी उसके अपोजिट डायरेक्शन। टीपी ओपी एक डायरेक्शन में लग रहा है। यस सर। हैं? पागल हो गया? टीपी ओपी एक डायरेक्शन में कहाँ लग रहा है बावड़े? सर नेट तो उधर ही लग रहा है सर। अरे बावड़े, ओपी क्या कर रहा है? ओपी तो सोलवेंट को अगर पकड़ कर रहा है ना। यस सर। और टीपी क्या कर रहा है? टीपी तो फैल रहा है। फैल रहा है सर। तो ये एक कैसे हो गया? तू बताइए। मदद तो अल्टीमेट तो सर ओपी ही कर रहा है टीपी को। कैसे? सर ओपी ज्यादा होगा तो टीपी ज्यादा होगा सर। चल रहने दे, तेरे बात समझ में नहीं आई। ऋतिक ने ठीक बोला, ऋतिक का जवाब बिल्कुल सही है भाई साहब। आपको ये बोलना था मिस्टर किंग मेकर और न्यूटन जी और डार्विन जी और गोस जी, ठीक है ना। आपको ये बोलना था कि सर इस सेल का ओपी इज ग्रेटर देन टीपी। क्या बोलना था? हाँ, उपभोट जी, ठीक है ना। सर इस सेल का ओपी इज ग्रेटर देन टीपी, और जब तक ओपी इज ग्रेटर देन टीपी होगा एंडोस्मोसिस होगा। इसको ऐसे समझो। यहाँ ध्यान दो, एक सेल, ये फॉर एग्जांपल ले रहे हैं अपन, एक सेल का ओपी का वैल्यू मान लो 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर है और टीपी का वैल्यू 0 है। मैं बताऊं टीपी का वैल्यू 0 हो सकता है, 0 से कम भी हो सकता है, 0 से ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा, कभी किसी सेल का, जैसे मैंने कहा टीपी 0 है, क्या सेल का ओपी 0 हो सकता है? जल्दी बोलो, क्या कभी किसी सेल का ओपी 0 हो सकता है? कभी नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि सोल्यूट तो हमेशा ही होगा। सोल्यूट तो कोई डिस्टिल वाटर थोड़ी बना है सेल में, और जो सेल में हमेशा ओपी कोई वैल्यू होगी। लेकिन टीपी क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय सेल सेफ है, तो ये कम ज्यादा हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0 ज्यादा हो सकता है, 0 से कम भी हो सकता है। ये बता दूं मैं आपको। मान लो इस सेल का ओपी 10 है और टीपी 0 है। अब आपने इसको रखा हाइपोटोनिक में, बोलो एंडोस्मोसिस होगा कि नहीं होगा? अच्छा, टीपी 0 है तो डब्ल्यूपी 0 होगा। एंडोस्मोसिस हुआ, एंडोस्मोसिस हुआ तो भाई साहब टीपी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? टीपी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो डब्ल्यूपी भी बढ़ेगा। अब बोलो सेल का साइज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? और आया, और बढ़ा, और बढ़ा, बोलो सेल का साइज बढ़ रहा है कि नहीं? और आया, और बढ़ा। अच्छा, मैक्सिमम टीपी कितना हो सकता है? मैक्सिमम टीपी कितना? ओपी के बराबर। ये याद रखो, किसी भी सेल का मैक्सिमम टीपी कितना? ओपी के बराबर। मैक्सिमम टीपी कितना? ओपी के बराबर। ये याद रखो, किसी भी सेल का मैक्सिमम टीपी कितना? ओपी के बराबर। कभी भी किसी सेल का टीपी ओपी ज्यादा नहीं हो सकता। मैक्सिमम टीपी कितना होगा? तो मैक्सिमम, और जब तक टीपी ओपी के बराबर ना हो जाए एंडोस्मोसिस होता रहेगा। बोलो यस और नो। तो बोलो सेल का साइज बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो मैंने सवाल पूछा कि अगर सेल वॉल इलास्टिक है, टीपी एंड ओपी आर इक्वल, तो सेल का साइज कैसे बढ़ेगा? तो सर सेल का साइज इसलिए बढ़ेगा क्योंकि सेल है मोर ओपी देन टीपी। तो एंडोस्मोसिस होगा, एंडोस्मोसिस होगा तो टीपी बढ़ेगा, टीपी बढ़ेगा तो डब्ल्यूपी बढ़ेगा। अरे रहने दे, मैं भी यही कह रहा था। बैठ जा चुपचाप, ठीक है। अब सुनना ध्यान से। तो अगर मैं कहूं कि इस सेल में वाटर के ऑस्मोसिस की संभावना कब तक? इस सेल में वाटर के ऑस्मोसिस की संभावना कब तक? जब तक टीपी ओपी के बराबर ना हो जाए। अच्छा, एक सवाल इसके पहले बनता है, दो लाइन बोल रहा हूँ कि जब तक टीपी ओपी के बराबर ना हो जाए या जब तक ओपी टीपी के बराबर ना हो जाए। तो मुझे बताओ कि जब सेल का टीपी बढ़ता है तो सेल का ओपी बढ़ता है घटता है अनचेंज्ड? ध्यान से सुनना कि जब सेल का टीपी बढ़ता है, ये सब चीजें काम आएंगी आगे, इसलिए छोटी छोटी बातें समझा रहा हूं आपको, कि जब सेल का टीपी बढ़ता है तो ओपी घटता है बढ़ता है अनचेंज्ड। तो जिन्होंने भी कहा अनचेंज्ड आप भोंटे। 5 mg सोल्यूट लिया था, 10 ml सोलवेंट लिया था, सोल्यूट को 5 mg रखा, सोलवेंट को बढ़ा करके 10 ml से 15 ml कर दिया। बताओ इस सोल्यूशन का ओपी कम होगा। तो सेल का जब टीपी बढ़ेगा तो सेल का ओपी पहले की तुलना में कम होगा। आई बात समझ में? आई बात समझ? ये याद रखिए कि जब टीपी बढ़ता है तो ओपी घटता है। लेकिन ज्यादा सी बात तो यही है कि क्योंकि देखो ओपी की वैल्यू हमेशा ज्यादा रहती है, और इसलिए हमने कहा कि इस सेल में एंडोस्मोसिस की संभावना कब तक? कि जब तक टीपी ओपी के बराबर ना हो जाए। बोलो समझ में आ गया? बोलो समझ में आ गया? और अगर टीपी ओपी के बराबर हो गया तो ये ऑस्मोसिस
रुक जाएगा, ये ऑस्मोसिस रुक जाएगा। और इसी सेल को कहते हैं साहब फुल्ली टर्जिड सेल। क्या कहते हैं? इसी सेल को कहते हैं फुल्ली टर्जिड सेल। सेल की 4 तरह की कंडीशन होती है भाई साहब, किसके आधार पर? टर्गर प्रेशर के आधार पर। सेल की 4 तरह की कंडीशन होती है टर्गर प्रेशर के आधार पर। फ्लैसिड सेल, पार्शियली टर्जिड सेल, फुली टर्जिड सेल एंड प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ये 4 तरह की कंडीशन होती है। किस आधार पर? टर्गर प्रेशर के आधार पर। फ्लैसिड सेल का टीपी कितना? फ्लैसिड मतलब स्लथ, पार्शियली टर्जिड मतलब आंशिक स्फीत, फुली टर्जिड का मतलब पूर्ण स्फीत, और प्लाज्मोलाइट का मतलब जीव द्रव्य कुंचित। किसके आधार पर? टर्गर प्रेशर के आधार पर। और साहब फ्लैसिड सेल का जो टर्गर प्रेशर होता है वह कितना? यार मैंने स्थल लिख दिया, स्लथ नहीं, स्लथ लिखना था, स्थल लिख दिया मैं। स्लथ, स्लथ, स्लथ कोशिका, ठीक है। तो फ्लैसिड का मतलब 0 और टीपी कितना? 0। टीपी 0 का मतलब पता क्या है? ये कोई मुरझाई हुई सेल नहीं है, इस तरीके से ऐसी सेल नहीं है ये रिलैक्स सेल है जहां से कोई प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहा सेल वॉल पर। आई बात समझ में? एकदम रिलैक्स सेल। ये देखिए, ये इधर ध्यान दीजिए, ये फ्लैसिड सेल है सर, स्लथ। हाँ एकदम चिल कर रही, रिलैक्स, नो प्रेशर ऑन द सेल वॉल बाय सेल। अब भाई साहब मैंने इस फ्लैसिड सेल को रख दिया किसमें? मैंने इस फ्लैसिड सेल को रख दिया था किसमें? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। किसमें रख दिया रे? हाइपोटोनिक में। चलो शुरू क्या होगा? हाइपोटोनिक में रख दिया तो क्या होगा? एंडोस्मोसिस होगा। एंडोस्मोसिस होगा तो टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो 0 से ज्यादा और ओपी से कम, तो बिटवीन 0 टू ओपी। ये कंडीशन आ रही पार्शियल टर्जिड। 0 से ज्यादा, ओपी से कम, लगातार एंडोस्मोसिस चल रहा है और टर्गर प्रेशर बढ़ा, और ये हो गया था फुली टर्जिड। और फुली टर्जिड होते ही टीपी कितना? ओपी के बराबर। और यही मैंने कहा आपको कि मैक्सिमम टीपी ओपी के बराबर हो सकता है, ठीक। ये फुली टर्जिड पूर्ण स्फीत कोशिका। अब साहब मैंने क्या किया? इस फुली टर्जिड सेल को रखा किसमें? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। किसमें रखा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। किसमें? हाइपरटोनिक में। हाइपरटोनिक में रखा, आप क्या होगा? एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस हो रहा है, एक्सोस्मोसिस हो रहा है, टीपी घट रहा है, टीपी। अरे भाई साहब अभी आ गया क्या नेगेटिव? भाई साहब पहले तो एक एक करके चलो। टीपी घट रहा है, पहले आई पार्शियल टर्जिड कंडीशन, तो पार्शियल टर्जिड में कितना? 0 टू ओपी। फिर और ज्यादा टर्गर प्रेशर घटा तो फ्लैसिड कंडीशन आ गई 0। अब ये फ्लैसिड सेल है, ध्यान से सुनना, फ्लैसिड सेल है। फ्लैसिड बोलो टीपी कितना? 0। अब मैंने इसको रखा और ज्यादा हाइपरटोनिक में। किसमें रखा? और ज्यादा हाइपरटोनिक में। और अगर मैंने और ज्यादा हाइपरटोनिक में रखा तो बोले एक्सोस्मोसिस होगा कि नहीं होगा? और अब जब एक्सोस्मोसिस होगा तो इस कोशिका का जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म में वो श्रिंक होना शुरू होगा, वो सेल वॉल से डिटैच होकर के श्रिंक होना शुरू होगा, सिकुड़ना शुरू करेगा, होना शुरू होगा, वो सेल वॉल से डिटैच होकर के श्रिंक होना शुरू होगा, सिकुड़ना शुरू करेगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइसिस। अब ध्यान से सुनना, ये जो हम इसको फुली टर्जिड से फ्लैसिड तक लेकर आए, क्या यहाँ प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो रहा था? नहीं। ये फुली टर्जिड से फ्लैसिड तक लेकर आए, क्या ये प्लाज्मोलाइसिस था? नहीं, ये प्लाज्मोलाइसिस नहीं था। प्लाज्मोलाइसिस होता है जब टीपी हो 0, सेल हो फ्लैसिड, और उसको आप अगर और ज्यादा हाइपर में रख देंगे तो अब जो सेल बाहर आएगा तो उससे प्रोटोप्लाज्म श्रिंक होना शुरू होगा। तो अब मुझे बताओ इस कंडीशन में, प्लाज्मोलाइट कंडीशन में टीपी कितना? नेगेटिव। 0 से कम हो गया ना, और 0 से कम तो नेगेटिव, और जो प्लाज्मोलाइट सेल का टीपी नेगेटिव होता है सर, प्लाज्मोलाइट सेल का टीपी नेगेटिव होता है सर, ठीक। अब सुनना ध्यान से, ये बात अभी भी हो सकता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आई, क्योंकि मेरा इतना एक्सपीरियंस है भाई साहब, ये समझ में नहीं आती बात, ये बच्चों को समझ में नहीं आती, ये नहीं आती समझ में, ठीक है। मैं फिर एक बार समझा रहा हूँ, फ्लैसिड है तो फ्लैसिड का टीपी कितना? 0। इसको आपने हाइपो में रखा, हाइपो में रखा, हाइपो में रखा तो टीपी बढ़ेगा ना, टीपी बढ़ेगा तो 0 से ज्यादा होगा, ठीक। और अगर आपने इस फ्लैसिड को हाइपर में रखा तो टीपी घटेगा, और घटेगा तो 0 से ज्यादा, 0, 0 से कम, और इसलिए प्लाज्मोलाइट सेल का टीपी नेगेटिव होता है। ये समझ में आ गई बात? ये जो सेल की 4 कंडीशन है, स्लथांशिक स्फीत, पूर्ण स्फीत, जीव द्रव्य कुंचित, या फ्लैसिड, पार्शियली टर्जिड, फ्लूइड टर्जिड, ये किसके आधार पर है? टर्गर प्रेशर के आधार पर। ये टर्गर प्रेशर के आधार पर है। रही बात टर्गर प्रेशर का सिग्निफिकेंस, अगर मैं आपको बताऊं तो जितने भी सॉफ्ट प्लांट पार्ट होते हैं, पत्तियां, फूलों की पंखड़ियां, सेपल पेटल वगैरह, तो इनका जो शेप साइज बना रहता है टर्गर प्रेशर के कारण बना रहता है। और इसलिए गर्मियों में याद करो हर्बेसियस प्लांट में विल्टिंग होती है भाई साहब, जो हर्बेशियस प्लांट होते हैं, शाक पादप होते हैं, उनमें विल्टिंग होती है, मुरझाना, तो वो किसके कारण होती है? तो इसी कारण होती है क्योंकि उनके एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन होता है, तो वाटर लॉस जो है वो एक्सेसिव हो जाता है, तो उनके सेल्स का टीपी कम हो जाता है। जितने भी नास्टिक मूवमेंट्स होते हैं, परिवर्तन की गतियां, नास्टिक मूवमेंट या कुंचनी गतियां जिनको हम कहते हैं, शॉर्ट लिव्ड मूवमेंट, एफिमेरल मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट या कुंचनी गतियां जिनको हम कहते हैं, शॉर्ट लिव्ड मूवमेंट, एफिमेरल मूवमेंट, अल्पकालिक गतियां, कुंचनी गतियां, नास्टिक मूवमेंट्स, एफिमेरल मूवमेंट्स, जैसे
छुई को छूने पर उसका बंद मुरझाना, फिर कुछ समय बाद नोब सा बन जाना, कमल के फूल का रात में बंद हो जाना, दिन में खुल जाना, या स्टोमेटा का दिन में खुलना रात में बंद होना, या इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स होते हैं उनके इंसेक्ट कैप्चरिंग ऑपरेटर्स होते हैं, तो उनका जो मूवमेंट होता है ड्रोसेरा में वो कब होता है टेंटाकल्स का, तो जैसे कीड़ा आता है बंद हो जाता है फिर खुल जाता है। इन सबको नास्टिक मूवमेंट्स कहते हैं, कुंचनी गतियां कहते हैं। और ये सब किसके कारण होती है बच्चों? तो ये सब होती है टर्गर प्रेशर चेंज के कारण। किसके कारण? टर्गर प्रेशर चेंज के कारण। ठीक है, तो ये टर्गर प्रेशर का सिग्निफिकेंस है। टर्गर प्रेशर का एक और नाम है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या जल स्थितिक दाब। तो टर्गर प्रेशर आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं फिर एक बार आपको याद दिला दूं भाई साहब, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं? कई लोगों को क्यों लग रहा होगा साहब ये पढ़ क्यों रहे हैं ना, इनसे क्वेश्चन आता ही नहीं है। ये जो कल तक मैं पढ़ाऊंगा ना, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता नहीं है, आता है तो ज्यादा वाटर पोटेंशियल पर आता है, वो एक ही क्वेश्चन आता है 3 साल से वही आ रहा है, जिसको कोई भी मतलब जवाब दे सकता है। प्योर सोलवेंट का वाटर पोटेंशियल कितना होता है, शुद्ध विलायक का जीव कितना होता है, शून्य है ना, सबको याद है भाई साहब, है ना। इससे क्वेश्चन नहीं आता भाई साहब, ये बता दूं आपको, इनसे क्वेश्चन आने की संभावना न के बराबर है। लेकिन इसके बिना चैप्टर समझ नहीं आता। और मैं बताऊं आपको सब जगह क्या होता है, क्योंकि देखो ये समझ में आता नहीं है। ऑफलाइन में चले जाओ, ऑनलाइन में चले जाओ, ये सब कोई समझाता नहीं है, ये सब कोई समझाता नहीं है, क्योंकि बेचारों को उनको खुद को भी समझ में नहीं आया, ये भी एक फैक्ट है। ये उनको समझ में, कहीं भी पढ़ लो आप, कहीं भी चले जाओ, ऑफलाइन में ऑनलाइन में कहीं भी चले जाओ आप, कोई समझाता नहीं है इस चीज को, क्योंकि वो उनके भी समझ में नहीं आया, और बोल देते कि यार देखो इसे प्रश्न भी नहीं आता और एनसीईआरटी में इतना डिटेल में भी नहीं है। ठीक है ना। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया ना, तो आप मैकेनिज्म समझ ही नहीं सकते। मैकेनिज्म समझ में आई, जिसको ए फॉर एप्पल बी फॉर बुक नहीं आता, उसको आप सीधा शेक्सपियर का अंग्रेजी का उपन्यास पढ़वाओगे, कैसे पढ़ेगा भाई साहब? ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये वही चीज है, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं भाई साहब। अब मैं बताता हूँ आपको हम क्यों पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं साहब ट्रांसपोर्ट, और हम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे किसका? कैसा पानी एक जड़ों से पत्तियों तक पहुंचेगा, फूड पत्तियों से जड़ों तक या जड़ों से पत्तियों तक पहुंचेगा, मिनरल जड़ों से पत्तियों तक, ये कैसे जाएगा भाई साहब? ये हम समझना चाहते हैं। और इसको समझने के लिए हमने जो मूवमेंट्स हो रहे हैं उनका फंडामेंटल शुरू किया। हमने सबसे पहले सीखा कल डिफ्यूजन प्रेशर। तो डिफ्यूजन प्रेशर में क्या समझ में आया भाई साहब? किधर से किधर मूवमेंट होता है बताओ? डिफ्यूजन प्रेशर में मूवमेंट किधर से किधर होता है? अरे बोलो। हाई डिफ्यूजन प्रेशर टू लो डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर समझा हमने, फिर हमको समझ में आया कि साहब ऑस्मोसिस इज स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन, तो हमने ऑस्मोसिस की बात की। फिर हमको समझ में आया कि ऑस्मोसिस क्यों हो रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण। तो अब अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर की भाषा में बात करूं तो मूवमेंट किधर से किधर? लो ओपी टू हाई ओपी, हाई ओपी टू लो ओपी। ऑस्मोटिक प्रेशर की भाषा में किधर से किधर? दिव्यांशी, हाई टू लो, लो टू हाई, लो टू हाई। ये यहाँ अगर मैं आपसे पूछूं ये हाइपोटोनिक है या हाइपरटोनिक है, तो ये मूवमेंट किधर से किधर हो रहा है? लो ओपी टू हाई ओपी, हाई ओपी टू लो ओपी। ये इसमें पूछो कि किधर से किधर हो रहा है? लो ओपी टू हाई ओपी हो रहा है। ठीक है, फिर हमको समझ में आया कि भाई सेल में जब आप बात करते हो तो फिर सेल में तो टीपी भी आ जाता है। अब अगर आपको पहली बात तो टीपी समझ में आ गया, तो पहले तो मुझे बताओ दो सेल का अगर टीपी दे दिया जाए तो वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होना चाहिए? टीपी की भाषा में बताओ आप। जैसे ओपी की भाषा में बताया आपने लो ओपी टू हाई ओपी, तो टीपी की भाषा में किधर से किधर होना चाहिए? लो टीपी टू हाई टीपी, हाई टीपी टू लो टीपी। हाई टीपी टू लो टीपी, सेल्फ अंडरस्टूड यार। टीपी ज्यादा है तो ज्यादा पानी है, तो ज्यादा पानी से कम पानी की तरफ, हाई टीपी टू लो टीपी। और टीपी सेल में ही होगा। अब जब हमने ये सारे ग्रेडियंट देख लिए तो फिर हमको समझ में आ गया सेल में तो ओपी भी है टीपी भी है। अब मान लो सेपरेटली, जैसे मैंने अभी पूछा, ओपी की भाषा में सिंपल तो आप जवाब दे सकते हो, टीपी की भाषा में सिंपल तो आप जवाब दे सकते हो, लेकिन सेल में तो दोनों होते हैं। अब दो सेल के बीच में अगर वाटर का मूवमेंट होना है, किसी चीज का मूवमेंट होना है, तो फिर हम वो कैसे निकालेंगे? क्योंकि सेल में तो ओपी भी होता है टीपी भी होता है। अगर मान लो दोनों का ओपी भी वेरिएबल है टीपी भी वेरिएबल, फिर कैसे निकालेंगे? ओपी भी वेरिएबल है टीपी भी वेरिएबल, फिर कैसे निकालेंगे? तो फिर आता है भाई साहब कंसेप्ट ऑफ डी पी डी। अब हम बात कर रहे हैं डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। हिंदी में कहते हैं विसरण दाब न्यूनता। इसको रेनर ने कहा सक्शन प्रेशर। हिंदी में कहते हैं चूषण दाब। इसको कहा जाता है डिमांड ऑफ वाटर ऑफ सेल, कोशिका की जल की मांग। और मैं इसे कहता हूं सेल की प्यास। और अगर डीपीडी है ज्यादा तो प्यास है बड़ी, और डीपीडी है कम तो प्यास है छोटी। ठीक, आइए जरा पहले तो इसको फिजिक्स केमिस्ट्री की भाषा में जल, हाँ मतलब प्यास, जल की मांग। और जरा पहले तो इसको फिजिक्स केमिस्ट्री की भाषा में समझते हैं, फिर बायोलॉजी की भाषा में समझें। कल से समझाता रहा हूँ, एक बीकर लिया, बीकर में ले लिया क्या प्योर सॉल्वेंट, चलो शुरू हो जाओ। प्योर सॉल्वेंट का डिफ्यूजन प्रेशर मैक्सिमम, इसमें मिला दिया सोल्यूट, तो ये क्या बन गया? सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का डिफ्यूजन प्रेशर कम होगा और इसी को कहते हैं साहब डीपीडी, इसी को कहते हैं डीपीडी।
इसी को कहते हैं डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, मिश्रण दाब न्यूनता। किसके डिफ्यूजन प्रेशर में कमी आई? किसके डिफ्यूजन प्रेशर में कमी आई? सॉल्यूशन के। किसके रिलेटिवली आई? प्योर सॉल्वेंट के, प्योर सॉल्वेंट के। इसको डिफाइन ऐसे करते हैं कि द डिफरेंस ऑफ, पहले अंग्रेजी फ्रेम दी, कि द डिफरेंस ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन टू दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट फ्रॉम व्हिच द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर, दिस इज कॉल्ड ए डीपीडी ऑफ अ सॉल्यूशन। नियत ताप और दाब पर एक विलयन के विस्तृण दाब की कमी शुद्ध विलायक की तुलना में जिससे वह विलयन निर्मित है कहलाता है विलयन का विस्तृण दाब न्यूनता। ठीक, तो भाई साहब ये जो विस्तृण दाब न्यूनता है, डीपीडी है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है, तो फिर वही बात कितना, कितना इस सॉल्यूशन का डीपीडी कितना, इस सॉल्यूशन का डीपीडी कितना? तो आप यही कहोगे ना कि डीपीडी ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस डीपीडी ऑफ, और डीपी ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस डीपी ऑफ सॉल्यूशन। बोलो यस और नो। अगर मैं कहूंगा इस सॉल्यूशन का डीपीडी कितना, तो आप यही कहोगे ना डीपी ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस डीपी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो भाई साहब ये किसके बराबर? तो आओ जरा, कि इस सॉल्यूशन के फैलने की प्रवृत्ति, डिफ्यूजन प्रेशर, फैलने के दाब में कमी आई, तो क्यों? क्योंकि आपने सोल्यूट मिलाया। यानी इस सॉल्यूशन के डिफ्यूजन प्रेशर में कमी के लिए कौन जिम्मेदार है? सोल्यूट। इसका मतलब यहाँ सोल्यूट ने कोई वर्क किया, क्या वर्क किया? सॉल्वेंट को पकड़ा झगड़ा, और जिससे फैलने की प्रवृत्ति में सॉल्यूशन के डिफ्यूजन प्रेशर में कमी आई। तो भाई साहब वो प्रेशर जो सोल्यूट ने सॉल्वेंट को पकड़ने झगड़ने के लिए लगाया था, वो क्या था? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस सॉल्यूशन का डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कितना, डीपीडी कितना, इक्वल्स टू ओपी। तो कितने डिफ्यूजन प्रेशर में कमी आई? जितना प्रेशर सोल्यूट ने सॉल्वेंट को पकड़ने झगड़ने में लगाया, उतना ही सॉल्यूशन के डिफ्यूजन प्रेशर में कमी आया। और इसलिए सॉल्यूशन का डीपीडी कितना? तो सॉल्यूशन का डीपीडी बराबर ओपी। समझ में आया कि नहीं आया? भाई साहब ऐसे बता देते हैं कि साहब डीपीडी का फार्मूला होता है बच्चों ओपी माइनस टीपी, और चूंकि सॉल्यूशन में टर्गर प्रेशर तो है नहीं, और इसलिए सॉल्यूशन का डीपीडी बराबर ओपी, क्योंकि इसमें टर्गर प्रेशर तो है नहीं, है ना? भाई साहब ऐसे नहीं होता है ना? ये समझ में आया व्हाई दिस सॉल्यूशंस डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी? ठीक है, ये समझ में आ गई बात? नाउ अब इसको फिजिक्स केमिस्ट्री की भाषा में बात करते हैं। ये तो फिजिक्स केमिस्ट्री की भाषा में बात होगी, अब मैं बात कर रहा हूं बायोलॉजी की भाषा में। तो आइए जरा इस सेल के लिए बात करते हैं। इस सेल का डीपीडी, अरे भाई तू रहने दे, ज्यादा इमोशनल मत हो, अब इधर आ जा, ठीक है ना? इस सेल का इस सेल का डीपीडी कितना, इस सेल का डीपीडी कितना? अब जरा गौर से देखो, इधर सुनो आप, अब इधर छोड़ो उसको, इसको नेगलेक्ट करो, इधर आओ यार। मैं चाहता हूं आज वाटर पोटेंशियल तक बता दूं मैं आपको कि डीपीडी का मतलब क्या? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, फैलने की प्रवृत्ति में कमी। बोलो यस और नो। जैसे इस सॉल्यूशन के फैलने की प्रवृत्ति में कमी, जब आप इसको पकड़ोगे ना तब समझ में आएगा इस सेल के लिए डीपीडी की बात क्यों की जाती है। तो जब हम सेल में इस डीपीडी की बात करते हैं, तो सेल के सॉल्यूशन के फैलने की प्रवृत्ति में कमी, सेल शेप के फैलने की प्रवृत्ति में कमी, दैट इज द डीपीडी। बोलो यस और नो। अब जरा गौर से देखो, अगर मैं आपसे कहूं इस सेल के सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, एक तो ओपी और एक टीपी है, तो पहले तो मुझे बताओ कि जो टीपी है वह सॉल्यूशन के फैलने की प्रवृत्ति को बढ़ा रहा है घटा रहा है? टर्गर प्रेशर फैलने की प्रवृत्ति को बढ़ा रहा है घटा रहा है? बढ़ा रहा है, दिख रहा है ना? फैलने की प्रवृत्ति, तो टर्गर प्रेशर क्या है? अच्छा, ओपी सेल की फैलने की प्रवृत्ति को बढ़ा रहा है घटा रहा है? ओपी क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है घटा रहा है? घटा रहा है। क्यों घटा रहा है? यहाँ भी वो ओपी वही कर रहा है, सॉल्वेंट को पकड़ा झगड़ा बनेगा ना, यहाँ जो सॉल्वेंट इसको बाहर नहीं जाने दे रहा, और क्या कर रहा है? बाहर वाले से खींच रहा है, जैसे यहाँ कर रहा है। यहाँ सोल्यूट क्या कर रहा है? ओपी क्या कर रहा है? सॉल्वेंट को पकड़ झगड़ रहा है। यहाँ भी ओपी वही कर रहा है, इस सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है उसमें ओपी क्या कर रहा है? सॉल्वेंट को पकड़ झगड़ रहा है, उसको बाहर नहीं जाने दे रहा, और उल्टा दूसरा क्या कर रहा है? बाहर से खींच रहा है। तो ओपी क्या कर रहा है? फैलने की प्रवृत्ति को घटा रहा है। तो अब मुझे बताओ इस सेल का डीपीडी कितना? ओपी माइनस टीपी। बात समझ में आई भाई साहब कि सेल का डीपीडी ओपी माइनस टीपी क्यों होता है? डीपीडी इज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, व्हाट इज द डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट? और इसलिए हम कहते हैं कि डीपीडी ऑफ अ सेल इज ओपी माइनस टीपी। और मुझे नहीं लगता किसी ने आज दिन तक इस बात पर गौर किया होगा, सबने रटा हुआ है कि साहब सेल का डीपीडी ओपी माइनस टीपी फार्मूला। उन्होंने तो ये भी गौर नहीं किया कि डीपीडी को डीपीडी क्यों कहते हैं सेल के, है ना? ये भी गौर नहीं किया कि डीपीडी को डीपीडी कहते क्यों। ठीक है, अब आ जाते हैं इसको जल की मांग क्यों कहा, रेनर साहब ने चूषण दाब सक्शन प्रेशर क्यों कहा, एसपी सक्शन प्रेशर क्यों कहा। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर। व्हाई इट इज डिमांड ऑफ वाटर। तो अब अगर मैं सवाल पूछूं इस सेल में वाटर के ऑस्मोसिस की संभावना, इस सेल में वाटर के ऑस्मोसिस की संभावना कब तक? जब तक कि टीपी ओपी के बराबर ना हो जाए, है? अब अगर मैं आपसे कहूं कि हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर विल एंटर बाय द ऑस्मोसिस, कितनी मात्रा में जल परासरण से प्रवेश करेगा, कितनी, वो मात्रा कितनी? चलो वापस पूछता हूं कि साहब इस सेल में ऑस्मोसिस कब तक होगा? जब तक टीपी ओपी के बराबर ना हो जाए।
अब मैं पूछ रहा हूं उसकी मात्रा कितनी, ओपीटीपी के डिफरेंस के बराबर। बोले जैसे सुनो, कितनी मात्रा के साथ जितना ओपीटीपी का डिफरेंस है उसके बराबर। और इसीलिए तो कहते हैं डीपीडी को, चूषण दाब, जल की मांग, डिमांड ऑफ वाटर, मैंने कहा सेल की प्यास। आई बात समझ। अब अगर मैं कहूं कि किसी सेल का डीपीडी ज्यादा है, किसी सेल का डीपीडी ज्यादा है, तो मुझे बताओ, अरे इस सेल में वाटर की ऑस्मोसिस, चलो एक बार और बताता हूँ नेता प्रतिपक्ष के लिए, सम्मानीय है हमारे, इसलिए इनको भी संसदीय अधिकार मिले हुए हैं, तो इनकी गरिमा का ध्यान रखना पड़ेगा हमें। नेता प्रतिपक्ष, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, तो जो है कि इस सेल में वाटर के ऑस्मोसिस की संभावना कब तक, कि जब तक टीपीओपी के बराबर ना हो जाए। तो फिर मैंने कहा भाई कितना, कितनी मात्रा में, वो मात्रा कितनी, तो ओपीटीपी के डिफरेंस के बराबर, क्योंकि सेल में तो ओपी ज्यादा होगा, तो ओपीटीपी के कितना, तो ओपीटीपी के बराबर, ओपीटीपी के डिफरेंस के बराबर, और ओपीटीपी का डिफरेंस क्या कहलाता है, ओपीटीपी का डिफरेंस कहलाता है डीपीडी। अब मुझे बताओ, अगर मैं कहूं कि किसी सेल का डीपीडी है ज्यादा, किसी सेल का डीपीडी है ज्यादा, तो बताओ उस सेल का ओपीटीपी का डिफरेंस ज्यादा होगा कि नहीं। ओपीटीपी का डिफरेंस ज्यादा हुआ तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ वाटर जो एंडोस्मोसिस है ऑस्मोसिस एंटर करेगा वह भी ज्यादा होगा, तो सेल का चूषण दाब भी ज्यादा होगा, पानी को सक करने की क्षमता भी ज्यादा होगी, सेल की डिमांड ऑफ वाटर भी ज्यादा होगी, तो सेल की प्यास है बड़ी, और इसलिए डीपीडी है ज्यादा तो प्यास है बड़ी। और अगर किसी सेल का डीपीडी का ओपीटीपी का डीपीडी कम है, इसका मतलब ओपीटीपी का अंतर कम है, इसका मतलब अमाउंट ऑफ वाटर जो ऑस्मोसिस एंटर करेगा वो कम होगा, डिमांड ऑफ वाटर कम होगी, सेल की प्यास छोटी, और इसलिए डीपीडी ज्यादा तो प्यास है बड़ी, और डीपीडी कम तो प्यास है छोटी। अब अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई, तो अगर दो सेल का डीपीडी दे दिया जाए तो क्या आप निकाल सकते हैं उसका, बस ओपीटीपी दे दिया जाए तो क्या आप उसका डीपीडी निकाल सकते हैं। बताओ कितना है ए सेल का डीपीडी, और बी सेल का। तो मुझे बताओ वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होना चाहिए, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, हाई डीपीडी लो डीपीडी, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, हाई डीपीडी लो डीपीडी, छोटी प्यास से बड़ी प्यास या बड़ी प्यास से छोटी प्यास। छोटी प्यास से बड़ी प्यास। अब फिर भी किसी को समझ में नहीं आता, साहब नहीं हाई डीपीडी लो डीपीडी होना चाहिए, अगर पानी कौन पिला रहा है, किसी को खुद को प्यास ज्यादा लग रही है हाई डीपीडी, अगर किसको पिला रहा है छोटी प्यास, किसी प्यास कम लग रही है, बताओ आप, है हाई डीपीडी लो डीपीडी, है छोटी प्यास से बड़ी प्यास, बड़ी प्यास से छोटी प्यास, छोटी प्यास से बड़ी प्यास। बोलो समझ में आ गया। और अगर आपको समझ में आ गया तो फिर सेल की इन चार कंडीशन में हम डीपीडी का फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। बोलो जरा फ्लैशिड सेल के लिए क्या होगा डीपीडी, फ्लैशिड सेल के लिए डीपीडी क्या होगा, डीपीडी बराबर ओपी, क्योंकि टीपी तो जीरो होगा। पार्शियल टर्जिड सेल का डीपीडी बराबर, पार्शियल टर्जिड के लिए शाबाश ओपी माइनस टीपी, फुली टर्जिड के लिए डीपीडी जीरो, क्योंकि टीपी इक्वल्स टू ओपी, और प्लाज्मा लाइट के लिए तो ये भी माइनस में रहेगा, इसलिए ओपी प्लस टीपी। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो बताइए इन चारों सेल्स में सबसे ज्यादा प्यास किसको लग रही है, इन चारों सेल में सबसे बड़ी प्यास किसकी है, प्लाज्मा लाइट की। और किसको प्यास ही नहीं लग रही, किस सेल को प्यास ही नहीं लग रही, फुल्ली टर्जिड। यानी अगर आप फुली टर्जिड सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे, फुली टर्जिड सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे, फुली टर्जिड सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे तो क्या एंडोस्मोसिस होगा, नहीं होगा। तो फिर एक बार याद दिला दूं कि हम सब इसके लिए सीख रहे हैं, तो ये हम सीख रहे हैं ताकि हम समझ पाए वाटर का मूवमेंट फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। आई बात समझ में। और फिर इसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल। डीपीडी की वाटर पोटेंशियल है, सेलेटायर टेलर ने कंसेप्ट दिया था। ग्रीक वर्ड साई डब्ल्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड साई डब्ल्यू इक्वल टू होता है साई एस प्लस साई पी प्लस साई जी प्लस साई एम, where psi s is solute potential or osmotic potential or chemical potential। पहले थोड़ी बता रहा है। psi p is pressure potential और टर्गर प्रेशर पोटेंशियल या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पोटेंशियल। psi g is gravitational potential and psi m is metric potential। हिंदी में कहते हैं जल विभव, विलेय विभव या परासरणी विभव या रासायनिक विभव psi s, psi p दाब विभव या स्थिति दाब विभव या जल स्थितिक दाब विभव, psi g ग्रेविटेशनल पोटेंशियल गुरुत्वीय विभव।
और सही है मैट्रिक पोटेंशियल यानी मैट्रिक विभव। अरे यार छाना मुना बैठे रहो, अटी ध्यान दो भाई, अटी ध्यान दो, ठीक है ना? आ जाओ ठीक ए ए है ना? जिसको भी हमारे चरण स्पर्श करने आप आ जाइए भौतिक रूप से हमसे मिलने के लिए, ठीक है ना? जिसको भी हमारे चरण स्पर्श करने आप आ जाइए भौतिक रूप से हमसे मिलने के लिए, ठीक है ना? अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, चलो चलो आ जाओ। हाँ ठीक है, ठीक, आ जाओ इधर, दे देंगे, जिसको मिलना होगा ना वो अपने आप ले लेगा हमसे, ठीक है ना? आ जाओ इधर अब प्लीज। हाँ 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 खिला देंगे, आ जाओ इधर। चलो पहले फिजिक्स केमिस्ट्री की भाषा में समझते हैं और फिर बायोलॉजी की भाषा में समझते हैं, ठीक है? इधर आ जाओ, यही चीज है, हमने एक बीकर लिया, चलो शुरू हो जाओ। बीकर में हमने लिया प्योर सॉल्वेंट। अब देखो मैं पहले दो बातें बता दूं आपको, अब सब लोग इधर ध्यान दीजिए प्लीज, सब लोग इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए सब लोग। देखो ये जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ थोड़ी सी टेढ़ी चीज है, नहीं है वैसे ज्यादा टेढ़ी है, मैं समझाऊंगा समझ में नहीं आएगा ऐसा थोड़ी होता है, तो समझ में तो आएगा ऐसे आप, लेकिन आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप, वही बात आ जाती है मैं जो कहता हूँ ना ब्रह्मास्त्र, तो जब भी कोई किसी भी जगह पर आपको कहीं भी लाइन लिखी हुई मिल जाए वाटर पोटेंशियल जल विभव, है ना? तो और कुछ आए ना आए, सबसे पहले ये आना चाहिए कि भाई जल विभव किसका और जल विभव जिसका भी है क्या क्या दिखाता है जल विभव, वाटर पोटेंशियल क्या रिप्रेजेंट करता है और किसका होता है। तो पहली बात तो वाटर पोटेंशियल किसका होता है, तो हर वो सिस्टम जिसके पास पानी है, पानी से जिसका कोई संबंध है, देखो जिसका पानी से कोई संबंध नहीं है ना उसका कोई वाटर पोटेंशियल नहीं होता, उसका कोई जल विभव नहीं होता, जिसका पानी से कोई संबंध ही नहीं है, ठीक है? उस सिस्टम का होता है जल विभव, जिसका पानी से संबंध है, पानी है, ले सकता है, दे सकता है, एफिनिटी है, कुछ नहीं। तो क्या दिखाता है उस सिस्टम का वाटर पोटेंशियल, क्या दिखाता है उस सिस्टम का वाटर पोटेंशियल? तो सरल भाषा में तो वाटर स्टेटस, वाटर स्टेटस मतलब अगर पानी है तो कितना है, ले सकता है तो कितना ले सकता है, किसी को दे सकता है तो कितना दे सकता है, अफिनिटी है तो उसके कारण कितना पानी आ सकता है। तो सरल भाषा में वाटर स्टेटस वो पानी का स्तर क्या है, तो सरल भाषा में वाटर स्टेटस वो पानी का स्तर क्या है, ठीक है? तकनीकी भाषा में वाटर पोटेंशियल क्या दिखाता है, तो तकनीकी भाषा में दिखाता है बच्चों फ्री एनर्जी स्टेटस। क्या दिखाता है? फ्री एनर्जी स्टेटस। अब साहब ये फ्री एनर्जी क्या होता है साहब? तो पहले फ्री एनर्जी की बात कर लें। कल भी मैंने आपको कहा था अंग्रेजी में तो एनर्जी अवेलेबल इन सिस्टम फॉर डूइंग यूजफुल वर्क, हिंदी में किसी भी तंत्र के पास कार्य करने के लिए उपलब्ध ऊर्जा कहलाता है उस तंत्र का मुक्त ऊर्जा, है ना? एनर्जी अवेलेबल इन सिस्टम फॉर डूइंग यूजफुल वर्क, और हिंदी में साहब सिस्टम, और ये हर सिस्टम के पास होती है, हर किसी के पास होती है, एक न्यूनतम ऊर्जा, एक मिनिमम एनर्जी हर सिस्टम के पास होती है जो उसके पास वर्क करने के लिए अवेलेबल होती है साहब, उसको कहते हैं फ्री एनर्जी। तो सरल भाषा में आज के बाद कान में शब्द थोड़ा वाटर पोटेंशियल तो भेजे में क्या आएगा, ये ब्रह्मास्त्र। और अगर आपके दिमाग में ये आ गया ना भाई साहब तो मानकर चलिए कि कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और अगर यही नहीं आया ना तो क्वेश्चन गलत होने की पूरी संभावना है। अगर क्वेश्चन थोड़ा भी घुमा के आया, टेढ़ा मेढ़ा आया, तो वो मैं भी आपको दिखा दूंगा कि अगर आपके दिमाग में फ्री एनर्जी नहीं आती तो कैसे क्वेश्चन गलत हो जाता है। एक सरल सा क्वेश्चन भी तो टेढ़ा मेढ़ा तो सवाल ही पैदा नहीं होता सही होने का, सरल सा क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, मैं भी गारंटी के साथ कह रहा हूँ। इसलिए दिमाग में रखिए वाटर पोटेंशियल कहते हैं। अब आप देखो हम वहीं आ गए कि वाटर पोटेंशियल क्या दिखाता है, कि वाटर पोटेंशियल फ्री एनर्जी। कल मैंने ब्रह्मास्त्र नंबर 1 दिया था, मैंने कहा डिवीजन किसके कारण होता है, और मैंने कहा डिवीजन होता है सब फ्री एनर्जी के कारण। याद आ गया? मैंने कहा डिवीजन किसके कारण होता है, तो वहीं आ गए हम जहां से शुरू किया था, वहीं आ गए हम। डिवीजन किसके कारण होता है, सिस्टम की फ्री एनर्जी। और वाटर पोटेंशियल क्या दिखाता है, वाटर पोटेंशियल यही है सब, ठीक है? आ जाओ किसी भी सिस्टम पर थोड़ी बोल रहा हूँ जो वाटर पोटेंशियल होता है, फ्री एनर्जी स्टेटस होता है, उसको 4 कंपोनेंट डिसाइड करते हैं। अच्छा कोई जरूरी हर सिस्टम में 4 कंपोनेंट हो, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। कोई कंपोनेंट सिस्टम का फ्री एनर्जी बढ़ा रहा हो सकता है, कोई कंपोनेंट सिस्टम का फ्री एनर्जी घटा रहा हो सकता है। जो बढ़ाएगा वो हमेशा बढ़ाएगा, जो घटाएगा वो हमेशा घटाएगा। पहले मैं थोड़ी के लिए आपको समझाता हूँ साइएस का मतलब क्या। तो साइएस नेता प्रतिपक्ष जी, दिव्यांश जी तुम बहुत ये हम क्या सुन रहे हैं नेता प्रतिपक्ष जी, मतलब ऐसे तो ना थे आप। कोई बात नहीं, चलो कर लो आप जो मर्जी है जो कर लो, ठीक है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, पिताजी से सीखो कुछ, पिताजी से सीखो। अरे कह रहा हूँ दिव्यांश जी का लेवल अलग है भाई साहब, है ना? नेताजी से सीखे कुछ, ठीक है ना? चलो आ जाओ इधर, बस बहुत हो गया, आ जाओ इधर। तो भाई साहब चलो, ये सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत तगड़ा है भाई तुम्हारा, चलिए बहुत अच्छा। आ जाओ इधर, पहले मैं थ्योरेटिकली समझाता हूँ फिर प्रैक्टिकली बात करेंगे। एक छोटी सी चीज और मुझे समझानी है, तो एटलीस्ट वो तो मैं समझा दूं। साइज का मतलब सॉलिड पोटेंशियल, सॉलिड पोटेंशियल का मतलब होता है फ्री एनर्जी चेंज ऑफ सिस्टम टू द सॉलिड, यानी अगर तंत्र में सिस्टम में
विलय है, सोल्यूट है, तो उसके कारण तंत्र का मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, हिंदी में तंत्र का मुक्त ऊर्जा परिवर्तन किसके कारण? सोल्यूट के कारण। अंग्रेजी में द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ अ सिस्टम ड्यू टू द सोल्यूट, दैट इज कॉल्ड सोल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल या केमिकल पोटेंशियल। ठीक है, दूसरा आता है साइपी, प्रेशर पोटेंशियल या ट्रिगर प्रेशर पोटेंशियल, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दाब विभव या स्थिति दाब विभव, जल स्थिति दाब। ट्रिगर प्रेशर को कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ सिस्टम ड्यू टू द ट्रिगर प्रेशर, यानी सिस्टम में अगर ट्रिगर प्रेशर है, स्थिति दाब है, तो उसके कारण तंत्र का मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। स्थिति दाब जो ट्रिगर प्रेशर है वो किस तरीके से फ्री एनर्जी को चेंज कर रहा है सिस्टम में, वो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, द फ्री एनर्जी चेंज ड्यू टू द ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। पहली बात ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हर सिस्टम में होगा, क्योंकि देखो धरती पर है, ग्रेविटी ऐसे। अच्छा, हर सिस्टम में मैं बता दूं आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या करता है, फ्री एनर्जी को बढ़ा रहा होता है। क्या करता है? फ्री एनर्जी को बढ़ा रहा होता है। ठीक है, फ्री एनर्जी को बढ़ा रहा होता है और सब जगह बढ़ा रहा होता है, और इसका इंपैक्ट सब जगह सेम है, क्योंकि वो फिजिक्स में पढ़ते हो ना आप, ग्रेविटी क्या 9.8 लीटर किलोमीटर मीटर जो भी है, तो वो वैल्यू फिक्स है सब जगह। और इसलिए जो है इसको क्या है, ज्यादातर नेगेटिव, सेम इंपैक्ट है हर सिस्टम में, वैल्यू भी सेम है, तो आप उसको काउंट करो तो ठीक, नहीं करो तो भी ठीक। वैल्यू सेम है और इंपैक्ट सेम है और हर सिस्टम में, तो काउंट करो तो ठीक, ना करो तो, इसलिए नेगलेक्ट कर देते हैं, मतलब नेगलेक्ट कर देते हैं। और साई होता है मैट्रिक पोटेंशियल। ये समझो आप, ये मैट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है साहब? तो मैट्रिक पोटेंशियल का मतलब फ्री एनर्जी चेंज ऑफ सिस्टम ड्यू टू मैट्रिक पार्टिकल। मैट्रिक विभव, तो ये मैट्रिक विभव क्या है? मैट्रिक घटक कणुओं के कारण जिनकी जल के साथ बंधुता है, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। तो मैट्रिक कण क्या होते हैं? मैट्रिक पार्टिकल क्या होते हैं? तो मैट्रिक पार्टिकल ठोस के उन घटक अणुओं को कहा जाता है जिनकी जल के साथ बंधुता होती है। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड व्हिच हैव द अफिनिटी विद द वाटर इज कॉल्ड एज मैट्रिक पार्टिकल। इसको ऐसे समझो, लकड़ी होती है, लकड़ी का लट्ठा है, लकड़ी का गुट्टा है, उसको अगर हम दूध दांत के कूट काट के पीस पास के स्मॉलेस्ट पार्टिकल में ले जाए, वो क्या होगा? सेलुलोज, हेमसेलुलोज होगा। तो वो उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना है ना लकड़ी, सॉलिड। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, अब आप उस लकड़ी के बुरादे की हम बात करें तो पानी के साथ अफिनिटी है ना उसकी, पानी में अगर पटकोगे तो गीला तो होगा ना, आई बात समझ में? दैट इज कॉल्ड एज मैट्रिक पोटेंशियल। ऐसे पार्टिकल को कहा जाता है मैट्रिक पार्टिकल, और इनके कारण सिस्टम का जो फ्री एनर्जी चेंज उसको कहा जाता है मैट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब मैं क्या करके आप ये भी हम लेंगे, पहले फिजिक्स केमिस्ट्री की भाषा समझते हैं। आ जाओ उधर, हाँ, इम्बाइबिशन जो होता है उसकी वजह से होता है। प्योर सॉल्वेंट लिया, अब अगर मैं आपसे कहूं प्योर सॉल्वेंट का फ्री एनर्जी, इस प्योर सॉल्वेंट का फ्री एनर्जी मैक्सिमम, और मैक्सिमम फ्री एनर्जी कितनी होती है? वो होती है 0। और सिस्टम अगर वर्क करता है तो फ्री एनर्जी काम आती है, फ्री एनर्जी काम आती है तो फिर उसमें कमी आएगी, तो 0 से कम यानी नेगेटिव। तो अगर मैं कहूं कि साई W ऑफ प्योर सॉल्वेंट बराबर 0, तो बोलो यस। ये इक्वेशन आ रहा है 2-3 सालों से। शुद्ध विलायक का जल विभव वायुमंडलीय दाब और ताप पर कितना होता है? 0 होता है भाई साहब, ये आ रहा है क्वेश्चन, है ना? तो वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर सॉल्वेंट जी। ठीक, अब ध्यान से सुनना, ये तो प्योर सॉल्वेंट। अब हमने क्या किया, इसमें मिला सोल्यूट, और सोल्यूट मिलाया तो भाई साहब अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया सोल्यूशन। अब बोलो इस सोल्यूशन की फ्री एनर्जी में कमी आएगी, आएगी नहीं? ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं कहूं कि साई W ऑफ दिस सॉल्यूशन इज नेगेटिव, बोलो यस। अब वो किसके बराबर, मैं उस पर आऊंगा। उसके पहले एक छोटी सी बात आपको समझा देना चाहता हूं। एनसीईआरटी में सवाल है, एनसीईआरटी में सवाल है, पहले तो मैं अगर मैं डेफिनेशन दूं वाटर पोटेंशियल की, डेफिनेशन दूं अगर वाटर पोटेंशियल की, तो वाटर पोटेंशियल की डेफिनेशन ये है, पहले अंग्रेजी में, द डिफरेंस ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ अ सॉल्यूशन टू दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट फ्रॉम व्हिच द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड एट कांस्टेंट टेंपरेचर प्रेशर या रूम टेंपरेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज कॉल्ड द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सॉल्यूशन। हिंदी में, नियत ताप और दाब पर या रूम टेंपरेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर किसी विलयन की मुक्त ऊर्जा का अंतर शुद्ध विलायक की तुलना में जिससे वह विलयन निर्मित है कहलाता है उस विलयन का जल विभव। ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी बात जो मैंने अब तक नहीं बताया, अब बताने का समय आ गया है। ये जितनी भी डेफिनेशन हम देते हैं ना, ये जितनी भी डेफिनेशन हम देते हैं ना बच्चों, इन सब में क्या होता है? इन सब में हम लिखते हैं रूम टेंपरेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या कांस्टेंट टेंपरेचर प्रेशर, उसमें बोला था एट रूम टेंपरेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये ओपी, टीपी, डीपीडी सबकी डेफिनेशन में रूम टेंपरेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या कांस्टेंट टेंपरेचर प्रेशर की बात की जाती है। क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है भाई साहब, क्योंकि टेंपरेचर प्रेशर वेरिएबल होगा तो ये सारे प्रॉपर्टीज बदलेंगे, ये सारे प्रॉपर्टीज बदलेंगे। एनसीईआरटी में सवाल है कि इफ pressure more than the atmospheric pressure is applied on the pure solvent, प्योर सॉल्वेंट पर बाहर से प्रेशर लगाया, तो अगर बाहर से प्रेशर लगाया तो मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया ना, तो इस प्योर सॉल्वेंट का वाटर पोटेंशियल इंक्रीज डिक्रीज अनचेंज्ड। यदि शुद्ध विलायक पर वायुमंडलीय दाब के अतिरिक्त बाहर से प्रेशर लगाया तो इस शुद्ध विलायक का जल विभव बढ़ेगा घटेगा अनचेंज्ड। तो रहने दो भाई साहब, रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। मैंने कहा ना कॉन्सेंट्रेट कीजिए, रहने दो, छोड़ो उसको, छोड़ो आप, छोड़ो, ऐसे नहीं हो। मैं पहले सरल भाषा में समझाता हूँ। अरे रहने दो, छोड़ो, इधर आ जाओ। ये प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट का डिफिजन प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का डिफिजन प्रेशर नहीं, रूम टेंपरेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, रूम टेंपरेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर मैं सवाल को यूं पूछूं कि अगर मैं इस प्योर सॉल्वेंट पर बाहर से प्रेशर लगाऊं, तो मानकर चलिए कि बाहर से प्रेशर लगाया, मतलब एक्स्ट्रा मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया ना, तो इस प्योर सॉल्वेंट का डिफ्यूजन प्रेशर बढ़ेगा घटेगा अनचेंज्ड। प्योर सॉल्वेंट पर अगर मैं बाहर से प्रेशर लगाता हूं, नाउ द प्रेशर इज मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इस प्योर सॉल्वेंट का डिफ्यूजन प्रेशर बढ़ेगा घटेगा अनचेंज्ड। अभी भी कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा।
एक मिनट के लिए मान लो ये क्या है, ये प्योर सॉल्वेंट है। क्या है? प्योर सॉल्वेंट। तो इसका डिफ्यूजन प्रेशर मैक्सिमम है, रूम टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, ये फैल रहा है मैक्सिमम डिफ्यूजन प्रेशर के साथ। अब इसको मैं ऐसे ही पानी को यहाँ ढोलूं नीचे, मैंने गिरा दिया नीचे, सब दिखाओ पानी को डुलते हुए, नहीं देखा क्या? ठीक है ना। अभी मुझे बताइए, ये जो पानी नीचे फैल रहा है, ये पानी जो नीचे फैल रहा है, तो अपने मैक्सिमम डिफ्यूजन प्रेशर से फैल रहा है कि फैल रहा है? पहले बताओ, अपने मैक्सिमम डिफ्यूजन प्रेशर से फैल रहा है कि फैल रहा है? फैल रहा है। अब मैंने क्या किया, ये प्रेशर पंप से इस पानी पर प्रेशर लगा, तो इस पानी का डिफ्यूजन प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? जो भी लोग घटेगा कह रहे थे वो बताया मुझे, ये बढ़ेगा घटेगा प्रेशर पंप से इस पानी पर। अब मुझे बताओ कि रूम टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर फैल रहा था, अब अगर हमने प्रेशर लगाया तो नाउ मोर देन रूम टेम्परेचर, मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया कि नहीं हो गया? अब मुझे बताओ कि क्यों बढ़ेगा? क्यों बढ़ेगा? क्योंकि मॉलिक्यूल्स की फ्री एनर्जी बढ़ेगी, है ना। किंग मेकर, एक तो तू तेरे हिसाब से चल रहा है ना, और एक दो जनों ने पकड़ के तेरे को धक्का दिया, तो तेरी चलने की स्पीड बढ़ेगी घटेगी? अनचेंज्ड। हेलो सर, आपने कहा था सर फ्री एनर्जी जो मैक्सिमम होता है सर प्योर सॉल्वेंट का होता है, तो बढ़, वो तो मैक्सिमम है तो बढ़ेगा कैसे? तो बढ़ गया ना, ये मैक्सिमम इसलिए तो कहते हैं रूम टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप बाहर से लगाओगे तो बढ़ जाएगा, जीरो से ज्यादा हो तब जाएगा। तो बढ़ जाएगा सर, मुझे मैं ये कंसेप्ट लगा। अरे वही तो कह रहे हैं भैया, ठीक ठीक ये तो कह रहे हैं। ठीक। समझ में आई बात? समझ में आ गई? वही आ जाओ इधर। तो भाई साहब, अब आ जाते हैं जो एनसीईआरटी का सवाल है कि प्योर सॉल्वेंट का वाटर पोटेंशियल इफ द प्रेशर इज अप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो प्योर सॉल्वेंट का वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा घटेगा? अनचेंज्ड। बढ़ेगा, जीरो से ज्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ऐसा नेचुरली कभी भी नहीं होगा, ये याद रखिए, ऐसा नेचुरली कभी भी नहीं होगा। ये तभी होगा जब आप लगाओगे बाहर से, तो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर जीरो नहीं रहेगा सर। ए भगवान, अरे अतीश कुमार भोट, अरे मैक्सिमम जीरो होता है फ्री एनर्जी। सर प्योर सॉल्वेंट का डब्ल्यूपी जीरो है, जीरो में तो मिनिमम होना चाहिए था ना, मैक्सिमम कैसे हो गया? तो जीरो मैक्सिमम होता है, ठीक है ना, जीरो मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। आ जाओ इधर, ये बात समझ में आ गई। अब अगर मैं आपसे कहूं, तो चलो 2 मिनट में ये भी कर ही लेते हैं अपन। अगर मैं आपसे कहूं कि इस सॉल्यूशन की फ्री एनर्जी में कमी आई तो क्यों? अब मैं इस सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल निकालूं, तो इस सॉल्यूशन की फ्री एनर्जी में कमी आई तो क्योंकि आपने सोल्यूट मिलाया। इसका मतलब फ्री एनर्जी चेंज के लिए कौन जिम्मेदार है? सोल्यूट। एंड द फ्री एनर्जी चेंज ड्यू टू सोल्यूट, सोल्यूट के कारण मुक्त ऊर्जा का परिवर्तन क्या कहलाता है? सोल्यूट पोटेंशियल। तो इस सॉल्यूशन का साई डब्ल्यू बराबर साई एस हुआ कि नहीं? अब रही बात ये साई एस किसके बराबर, कि अगर मैं कहूं इस सॉल्यूशन की फ्री एनर्जी में कितनी कमी आई, इस सॉल्यूशन की फ्री एनर्जी में कितनी कमी आई, कि जितना वर्क सोल्यूट ने सोलवेंट को अकड़ने पकड़ने जकड़ने में किया, उतना ही सॉल्यूशन की फ्री एनर्जी में कमी आई। इस सॉल्यूशन की फ्री एनर्जी में कितनी कमी आई, कि जितना वर्क डन सोल्यूट ने सोलवेंट को अकड़ने पकड़ने जकड़ने में किया, उतना ही कमी आया। तो पहली बात तो वो वर्क डन क्या था? ओपी। और ये ओपी ने क्या किया? फ्री एनर्जी को घटाया, और इसलिए साई एस बराबर माइनस ओपी। ये समझ में आया? -2 लगाते हैं, ये -2 लगाया। ये माइनस क्या दिखा रहा है? ये माइनस दिखा रहा है डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। क्या दिखा रहा है? डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। किसको दिखा रहा है? डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। कितना कमी आया, जितना ओपी आया उतना ही कमी आया। और इसलिए किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट जितना ज्यादा होगा, सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू माइनस में उतनी ज्यादा होगी। तो सरल भाषा में ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा और सोल्यूट पोटेंशियल कम होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिव वैल्यू है ना, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल नेगेटिव वैल्यू। रही बात, ये समझ में आया नहीं आया? -2 लगाया, क्योंकि देखो ये समझ में आया तो आगे सब चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है। अब अगर हम और कहें कि क्या और कोई कंपोनेंट है क्या इसके वाटर पोटेंशियल के लिए जिम्मेदार? क्या इसमें साई पी है? नहीं भाई, है ही नहीं यहाँ, टीपी है ही नहीं यहाँ। टीपी होता है, टीपी तो सेल में होगा, सॉल्यूशन में, बीकर में कहां से आएगा? लिखा है एनसीईआरटी, फॉर अ फ्री सॉल्यूशन साइड वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल। ऐसे 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 लिखा है फॉर अ फ्री सॉल्यूशन। अरे फ्री सॉल्यूशन का मतलब बीकर में कोई सॉल्यूशन है, तो बीकर में सॉल्यूशन में तो साई ऐसे होगा, साई पी होगा नहीं। साई जी नेग्लिजिबल मान लेते हैं अपन, क्योंकि सब जगह सेम है। साई एम है नहीं यहाँ, वो थोड़ा सा है, उसको छोड़ दो आप। थोड़ा सा कैसे है कि अगर बीकर को खाली कर दोगे, कोई ऐसी फोर्स के कारण एक आध बूंद चिपकी रह जाएगी, वो इतना मायने रखता है। इसलिए इसका साई डब्ल्यू बराबर, तो इसका साई डब्ल्यू बराबर साई एस। समझ में आ गई बात? और अगर आपको बात समझ में आ गई तो सेल में आ जाते हैं भाई साहब। इस सेल का वाटर पोटेंशियल कितना, इस सेल के वाटर पोटेंशियल के लिए कौन जिम्मेदार है? बोलो, क्या सेल में क्या साई एस है? और वही साई एस बराबर क्या? तो साई एस बराबर माइनस ओपी।
भाई देखो यहाँ जो है वही चीज यहाँ है, ओपी माइनस ओपी। भाई अगर यहाँ भी फ्री एनर्जी घटा रहा है तो यहाँ भी फ्री एनर्जी घटा रहा है। क्या यहाँ साई पी है? अब बताओ, साई पी फ्री एनर्जी को बढ़ा रहा है घटा रहा है? यहाँ साई पी फ्री एनर्जी को बढ़ा रहा है घटा रहा है? बढ़ा रहा है। और इसलिए इसमें माइनस नहीं लगाते भाई साहब, इसमें माइनस नहीं लगाते भाई साहब। क्या यहाँ साई जी है? वो सब जगह होता है नेग्लिजिबल। क्या यहाँ साई एम है? तो हाँ है। और वो किसके कारण है? वो सेल वॉल के कारण है, सेल वॉल के कारण है। क्योंकि एफिनिटी ना, सेल वॉल किससे बनी है? सेल लोज, सेल लोज एफिनिटी, उसको भी नेग्लेक्ट कर लिया। बताओ साई डब्ल्यू बराबर क्या होगा सेल का? साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी। डीपीडी भी तो यही होता है, इसलिए साई डब्ल्यू बराबर माइनस डीपीडी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और अगर आपको समझ में आ गया तो भाई साहब मुझे बताओ कि जो है क्या बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल की भाषा मूवमेंट किधर से किधर होना चाहिए? बताओ जल्दी, 2 मिनट में खत्म करते हैं बस। लो वाटर पोटेंशियल टू हाई वाटर पोटेंशियल, या हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। तो सेल का अगर आपको ओपीटी पे दे दिया जाए तो क्या आप वाटर पोटेंशियल निकाल सकते हैं भाई साहब? निकालो। ए सेल का वाटर पोटेंशियल कितना हो? ए का कितना हुआ? बब्बू भैया इधर ध्यान दो, नवीन कुमार जी, मैं वाटर पोटेंशियल पूछ रहा हूँ, डीपीडी नहीं पूछ रहा। तो इसको साई एस रखोगे ना तो ये -10 होगी वैल्यू, ठीक है ना? और इसकी कितनी है बताओ? हाई वाटर पोटेंशियल किसका हुआ? ए का या बी का? हाई वाटर पोटेंशियल किसका हुआ? ए का या बी का? बी का। तो वाटर कॉमेंट किधर से किधर? B2। बोलो सेल की 4 कंडीशन में वाटर पोटेंशियल का फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। चलो फ्लैशर सेल का वाटर पोटेंशियल कितना? साई एस। भाई इसमें तो साई पी, तो फ्लैशर सेल में साई पी बराबर 0 हो गया ना, तो साई एस हो गया। पार्शियली टर्जिड के लिए साई एस प्लस साई पी, अभी दोनों होगा। फुली टर्जिड के लिए 0, क्योंकि साई पी एंड साई एस आर इक्वल। और प्लाज्मोलाइट के लिए साई एस प्लस साई पी। और यहाँ फार्मूले में माइनस नहीं आएगा भाई साहब, लेकिन जब आप वैल्यू रखोगे तो यहाँ रखोगे माइनस ओपी, यहाँ लिखोगे माइनस टीपी। समझ में आई बात? तो अगर मैं आपसे पूछूं इन चारों में हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल किसका है? इन चारों सेल्स में हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल किसका? फुली टर्जिड का। और अभी भी लोग सोच रहे हैं, इसका मतलब आपने भी दिमाग लगाया। मैंने कहा था वाटर पोटेंशियल कहते हैं भेजे में क्या आना चाहिए? वाटर पोटेंशियल कहते हैं भेजे में आना चाहिए फ्री एनर्जी, और मैक्सिमम फ्री एनर्जी कितनी होती है? 0। लिख रहा है 0। तो अगर मैं आपसे पूछूं इन चारों में हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल किसका है? इन चारों सेल्स में हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल किसका? फुली टर्जिड का। और अभी भी लोग सोच रहे हैं, इसका मतलब आपने भी दिमाग लगाया। मैंने कहा था वाटर पोटेंशियल कहते हैं भेजे में क्या आना चाहिए? वाटर पोटेंशियल कहते हैं भेजे में आना चाहिए फ्री एनर्जी, और मैक्सिमम फ्री एनर्जी कितनी होती है? 0। लिख रहा है 0। भाई चर्चा अगली क्लास में करेंगे, आज के लिए इतने, धन्यवाद। एनसीईआरटी पढ़ लीजिए भाई साहब। यार समय समाप्त हो गया, बस मुझे भी थोड़ा काम जाना है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन, अरे यार यहाँ अभी नहीं करेंगे, कल ले आना यार, प्रेम सुप्रेम, कल ले आना इस क्वेश्चन को, ठीक है ना? कल कर लेंगे, ठीक है।